आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम और आप देख रहे हैं आन की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन। कैसे हैं, क्या हाल है आपके, खैरियत कैसी है, रोज़े कैसे जा रहे हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे आप सबके। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो माह रमज़ान का महीना है, जब ये आता है तो हमारी ज़िंदगियों में एक रूहानी या जिस्मानी तौर पे लाजमी बदलाव आता है। मैं तो बहुत महसूस करती हूँ इस चीज़ को, और ये बदलाव अच्छा भी होता है हमारे लिए। और कभी कभार जिस तरह हमारी ज़िंदगी में इस तरह की सिचुएशंस आती हैं और जिस तरह बोलें कि एक सख्त हालात से हम गुज़र रहे होते हैं, तो हम बहुत परेशान होते हैं। हम कहते हैं या अल्लाह क्यों ये हो रहा है हमारे साथ, किस लिए हो रहा है। मतलब मैं तो ठीक था और अब इतनी मैं मुश्किलात से गुज़र रहा हूँ, परेशानियों से मैं गुज़र रहा हूँ, तो इसकी क्या वजह है। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह पाक हमें कुछ सिखाना चाह रहे होते हैं, वो हमें बेहतर से बेहतरीन बनाना चाह रहे होते हैं। और यही प्रैक्टिकल लाइफ है। ज़िंदगी नाम इम्तिहान का है, हम इम्तिहान देंगे, पास होंगे तो आगे बढ़ेंगे। और मुझे इस तरह लगता है कि जब हमारी ज़िंदगी में सारी सिचुएशंस आती हैं ना, तो तब हमें पता चलता है कि अच्छा देखो मुझ में क्या एबिलिटीज़ थी। तब हम खुद को अपने एक नए रूप को देखते हैं हम। क्योंकि अगर मैं अपनी बात बताऊं, आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो मैं खुद अपनी ज़िंदगी में बहुत इस तरह की सिचुएशन से गुजरी हूँ, सख्त हालात से मैं गुजरी हूँ। लेकिन हर दफ़ा मैंने अपना एक नया रूप देखा, मैंने खुद को जाना और बाकायदा मेरे अंदर हिम्मत मज़ीद बढ़ गई। और मैं हैरान होती थी, पहले मैं बहुत डरती थी, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं कैसे गुजरूंगी, ये चैलेंजेस क्यों मेरी लाइफ में आ रहे हैं। लेकिन हमेशा उसने मुझे निखारा, मुझे बनाया। और वो कहते हैं ना कि जब ज़िंदगी में कोई नई चीज़ आनी होती है तो पुरानी चीज़ों को हटना होता है, फिर उसकी जगह बनती है तो नई चीज़ आती है हमारी ज़िंदगी में। और अक्सर तूफ़ान जब आते हैं ना हमारी ज़िंदगी में, तो वो हमारे रास्ते को साफ़ करने के लिए आते हैं, ना कि हमें ख़त्म करने के लिए। हम बस डर जाते हैं। अगर हमारा ये गुमान रहे और यकीन कामिल रहे और हम उस तेज़ तूफ़ान में भी उस खिलते गुलाब को देखें, तो यकीन जाने जैसा हमारा ईमान और गुमान है ना अपने रब के साथ, तो बेहतरीन ही होगा और सब बहुत अच्छा होगा। और इसी के साथ ही जब रमज़ान का महीना है और हर घर में बरकतें, रौनकें, रहमतें हैं, और उन नेमतों में जब अल्लाह पाक आपके दस्तरखान को सजाए हुए हैं, हमारे घरों में दस्तरखान उन नेमतों से सजे हुए हैं, और जब हम सब आपस में मिल बैठ के सहर व अफ्तार को एंजॉय करते हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने घरों से दूर हैं और इस मौके पे उनको अपने घरों का खाना बहुत याद आता है। क्योंकि जो फिर घर का खाना होता है ना, जो उसकी एक लज्जत और एक जायका होता है, वो कहीं नहीं मिल सकता। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, बल्कि अगर इस तरह के आप दूर हैं अपनी फैमिली से, जो ऐसे मर्द हजरात हैं या स्टूडेंट्स हैं, तो फूड पैंडा के आप शेफ़, जो उनका शेफ़ प्रोग्राम है, होम शेफ़ इनका जो प्रोग्राम है, आप उस पे जाएं, उसकी कैटेगरी में आप चेक करें, आपको वहाँ पे घर के बहुत ही बेहतरीन और मज़े के खाने आपको मिलेंगे। वहाँ से आप ऑर्डर करें और अपनी इस कमी को आप दूर करें। बल्कि मैं तो बोलूँगी भाई, अगर आप लोग एक साथ भी हैं घर के अफराद और कोई दूर नहीं भी है, तो भी आप फूड पैंडा से, होम शेफ़ से अपना आप खाना मंगवाएं, वहाँ देखें और आपको इतने बेहतरीन घर के जायके मिलेंगे। तो कभी कभार घर को भी रेस्ट, घर वालों को रेस्ट दे देना चाहिए। किचन में लगी होती है हर टाइम, तो कभी बोलें कि भाई आज बेगम या बहन, अम्मी आप आराम करें, तो हम फूड पैंडा से कुछ मंगवाते हैं, तो भाई मंगवा लिया करें, ज़रा ख्याल रखें घर वालों का। और इसके साथ ही आज हमारे साथ भाई कौन है, होम शेफ़, बहुत ज़बरदस्त भाई। रोज़ाना कोई ना कोई जो एक नए होम शेफ़ आ रहे हैं, मैं तो सच बताऊं तो मैं तो अमेज़ हो जाती हूँ उनको देख के। जो उनकी जर्नी होती है और जो रेसिपीज़ शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इवन कि मुझे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। और जब वो अपनी जर्नी शेयर करते हैं, तो मेरी एक आदत है कि मैं हमेशा, चाहे मुझसे छोटा हो या मुझसे बड़ा हो, मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ। मैं अपनी मतलब की पॉजिटिव चीज़ें जो होती है ना, वो मैं पिक कर लेती हूँ और उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेती हूँ। तो देखते हैं कि आज जो होम शेफ़ हमारे सेट पे आ रहे हैं और हमारे किचन को अपनी ज़बरदस्त सी रेसिपी से और खुशगवार कर देंगे, उस खुशबू से महकता हुआ कर देंगे।
तो कौन है वो, और मैं वेलकम करती हूँ और उन्हीं से ही ढेर सारी बातें करेंगे। तो प्लीज वेलकम हिजाब फहद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं तो फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। और रमजान मुबारक आपको। खैर मुबारक आपको भी मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। और कैसे गुजर रहे हैं आपके रोजे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। आपके? मेरे भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजर हैं और बहुत अच्छी लग रही हैं। Thank you। बहुत प्यारी हैं और इतना अच्छा स्माइल कर रही हैं, तो वो देख के ना एक एनर्जी से आ जाती है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप पहले तो बताएं आप शेयर क्या कर रही हैं रेसिपी, मेरे व्यूअर्स को बता दें। बॉक्स पेटीज बना रही हूँ। ये मेरी बहुत स्पेशल रेसिपी है। अच्छा। और मैं अपने फ्रोजन आइटम्स में, ये मेरे रमजान में रनिंग आइटम है। अच्छा, ये रमजान का आपका रनिंग आइटम है और आप उसी की रेसिपी शेयर कर रही हैं? बिल्कुल, ये स्पेशल रेसिपी है मेरी आज की। अच्छा, मतलब इसके ऑर्डर ज्यादा आते हैं आपको, स्पेशली रमजान में? अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऑर्डर्स मेरे पास ज़्यादा होते हैं। तकरीबन समझें अगर 100% ऑर्डर्स हैं तो उसमें से 70% इसके ही ऑर्डर्स होते हैं मेरे पास। अच्छा, सिर्फ इसके। सही। अच्छा, आप ये भी बताएं कि आपका फेसबुक पेज का नाम क्या है, जो आपका बिजनेस है, क्योंकि अगर आपको ऑर्डर करना हमारे व्यूअर्स ने तो किस तरह सर्च करेंगे और आपको ऑर्डर करेंगे? मैं अपना बिजनेस रन कर रही हूँ मेरा किचन के नाम से। और मेरा किचन? जी, मेरा किचन रखा है आपने नाम के। हर कोई कहता है ना मेरा किचन है, मेरा किचन। अच्छा। आसानी से मिल भी जाता है फेसबुक पे, और यूट्यूब चैनल भी है मेरा किचन के नाम से। अच्छा, बाय शेफ हिजाब। बाय शेफ हिजाब, मेरा किचन बाय शेफ हिजाब। तो वहाँ पे जाके आपको ऑर्डर कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं। वहाँ पे मेरा नंबर भी है, उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अच्छा। जैसे आप फेसबुक के थ्रू नहीं करना चाह रहे, वैसे ही पर्सनली करना चाह रहे हैं तो उसके अलावा भी आप पर्सनली कर सकते हैं मुझे ऑर्डर। अच्छा, आपके क्या क्या मेन्यू है? आप क्या ऑफर दे रहे हैं? वैसे तो ज्यादातर मेरा कस्टमाइज ऑर्डर होते हैं, जो मतलब कस्टमर्स को जो चीज चाहिए होती है ना, हम वही डिमांड पे बना रहे होते हैं। अच्छा। और अगर जैसे मेरी ही खासियत उसमें से मेन्यू में से लेते हैं तो फिर मेन्यू एक हम हर महीने अपना अपडेट कर रहे होते हैं, पेज के ऊपर व्हाट्सएप पे लगा रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पे, तो उसके थ्रू अगर पब्लिक को कुछ चाहिए होता है तो वो उसके थ्रू मंगवाते हैं। और ज्यादातर कस्टमाइज आ रहे होते हैं जो पब्लिक की डिमांड होती है। अच्छा, अगर फर्ज करें मैं आपको कहती हूँ कि मुझे बिरयानी चाहिए या मुझे फर्ज करें फ्राइड फिश चाहिए, तो फिर वो आप बना देंगे? फिर वो हम बना देते हैं। तकरीबन अगर अर्जेंट बेस पे चाहिए होता है तो 4 आवर्स पहले हम रहते हैं उसी दिन का, सेम डे का। मतलब और अगर ये भी हमारे व्यूवर्स को पता होना चाहिए कि अगर आपको फर्ज करें अर्जेंट बेस पे ऑर्डर देना है तो फिर भी 4 घंटे का टाइम लिमिट होना चाहिए, क्योंकि आप लोग फ्रेश लेते हैं। जी बिल्कुल, अरेंज करते हैं, सब करना होता है तो तकरीबन 4 घंटे का हमारा ये प्रोसेस होता है। और अगर जैसे टाइम के हिसाब से लेते हैं तो 24 आवर्स पहले हम दे रहे होते हैं। मतलब आपको एक दिन पहले ऑर्डर? जी बिल्कुल। और आपको यही है कि मतलब एक तरह से कस्टमाइज ऑर्डर आप लेती हैं जिसमें जो बनवाना हो। अच्छा, क्वांटिटी का कोई हिसाब है? क्वांटिटी का हिसाब होता है, वो उसके हिसाब से हम रेट भी बता रहे होते हैं। केजीज पे होता है, मतलब कम से कम भी बनवा सकते हैं और कम से कम केजी है और 1 kg स्टार्टिंग है हमारी, उससे कम का लेते नहीं है। तो फिर आज आप क्या खिला रही हैं हमें, ये तो बता दें, क्योंकि आज तो अपनी मर्जी से खिला रही हैं बिल्कुल। आज हम बॉक्स पेटीज बना रहे हैं, ये हमारी रमजान स्पेशल रेसिपी है। रमजान स्पेशल रेसिपी है। और इसमें आप क्या करेंगे जरा बता भी दें? मतलब इंग्रेडिएंट्स काफी मुझे वैसे कम और इजी इंग्रेडिएंट्स नजर आ रहे हैं। रेसिपी है ये, झटपट बनने वाली रेसिपी ठीक है, तो आप शुरू भी करें साथ में और बताती भी। इसके अंदर हम ले रहे हैं बॉइल्ड चिकन ले रहे हैं, जिसको हमने बॉइल करके रख लिया है। हाँ, आप स्टार्ट करें। मतलब आप क्या करेंगे, मिक्स करेंगे इसको? आप नहीं फ्राई करूंगी। अच्छा, फ्राई करूंगी इसके अंदर पहले। लाइक जो चिकन है अभी आप इसमें स्पाइसेस डालेंगे हम इसके अंदर। और इसके अंदर बॉइल्ड स्पैगेटी पर रखे हैं, मैगी ली है मैंने, चाहे तो आप स्पैगेटी भी यूज कर सकते हैं। कुकिंग शुरू कर दें अगर इसकी कुकिंग है, या नहीं आपने फ्राई करना है? जी, थोड़े से कुकिंग होगी, फिर इसकी फिलिंग होगी मांडा पट्टी के अंदर, फिर इसको हम फ्राई करेंगे। तो फिर ये मैं ऑन कर दूं इसके नीचे? ठीक है आप, ताकि मैं चाह रही हूँ कि आप ये रेसिपी शेयर करें व्यूवर्स के साथ। जी। अच्छा, बताएं अब आप क्या करेंगी इसमें? इसके अंदर पैन में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। अच्छा, और जो ऑयल है ये इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग डालडा का ऑयल, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि माह रमज़ान है और डालडा आप लोगों के लिए एक ख़ास पैकेज लेकर आया है इस माह रमज़ान। डालडा का मकसद है आपकी सेहत का ख्याल रखना, और जब बात आती है सेहत की तो डालडा अपनी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। ऐसे तो नहीं कहते कि जहाँ मामता वहाँ डालडा, तो डालडा का भी हिसाब कुछ ऐसा ही है कि जैसे माएँ हमारा ख्याल रखती हैं, डालडा भी अपनी क्वालिटी को वैसे ही मेंटेन रखता है।
ये हमने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया था, इसके अंदर 1 टीस्पून हमने गार्लिक पेस्ट डाला है। ठीक है। अच्छा, और इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं पहले। सही, आप मुझे ये बताएं हिजाब के आप कितने टाइम से अपना बिजनेस रन कर रही हैं? 2018 में मैंने स्टार्ट किया था इससे। सही। और जब मैं बिल्कुल इनिशियल बेस पे थी, अच्छा। तब मैं कोर्स भी कर रही थी जब, और फिर मैंने साथ ही स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मैं बहुत छोटी उम्र से पकाती थी खाना वगैरह। मुझे छोटी उम्र से आपने पकाना शुरू किया? तकरीबन मैं जब मैट्रिक में होंगी 13-14 साल की। अच्छा, 13-14 साल की उम्र से जब तो मुझे शुरू से ही पकाने का शौक था। फिर मैंने इसमें कोर्स करे, जगह जगह पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी, छोटे छोटे कॉम्पिटिशन वगैरह में। और बकायदा मतलब आपने कोर्स किया है ये कुलिनरी आर्ट्स में? जी, कुलिनरी आर्ट्स में मैंने कोर्स किया स्पेशल फिर इसी का ही सीखने के लिए, प्रोफेशनल शेफ बनने के लिए। ठीक है। और आपने कहा कि मैंने अवार्ड्स भी वॉन किए हैं, तो वो किस तरह और कहाँ से? वो मैंने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन हुए थे, पहले 2018 में हुआ था लाहौर में, वहाँ मैंने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा। तो उसमें मैंने पाकिस्तानी कुजीन में पोजीशन हासिल की थी, 2nd पोजीशन, सिल्वर मेडल मैंने विन किया था वहाँ पे। जबरदस्त, सिल्वर मेडल आपने जीता, माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद मैंने 2019 में फिर दूसरी कैटेगरीज में अप्लाई किया था, तो उसमें भी मैंने मेडल सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल विन किया। जबरदस्त। अच्छा, अब आप क्या इसमें ऐड कर रही हैं? सोया सॉस ऐड कर रहे हैं। ठीक है, सोया सॉस और बाकी क्रश ये चिली फ्लेक्स आप ऐड कर रही हैं? 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। सही। 1/2 टीस्पून हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। अच्छा, आप ये भी साथ साथ बताएं कि जब आपने एज अ इसको प्रोफेशनल अपना बिजनेस स्टार्ट किया फूड का, तो किसने ज्यादा हेल्प की? मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया। मतलब फैमिली तो बहुत बड़ी होती है, कोई खास उसमें होता है ना जो बहुत सपोर्ट करता है हमेशा और मुश्किल वक्त में एक सहारा देते हैं, उसके लफ्ज ही बहुत अहमियत देते हैं। भाई, मेरे छोटे वाले भाई हैं। छोटे भाई ने क्या नाम क्या है उनका? जवाद अली हाशमी। जवाद अली हाशमी, उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया, मतलब इमोशनली भी और हर लिहाज से उन्होंने सपोर्ट किया, अभी भी सपोर्ट करते हैं। हालांकि मेरी शादी हो चुकी है अब तो, अल्हम्दुलिल्लाह। किसकी, मतलब शादी तो आपकी हो चुकी है? मेरी हो चुकी है। तो फिर भी सपोर्ट करते हैं? अभी भी सपोर्ट करते हैं। हाँ, हर चीज अच्छी बात है ना। और क्या, कुछ भी हो, मेरा ऑर्डर का कोई इशू आ जाए, कहीं डिलीवर करना कुछ करना, वो फौरन बोलते हैं चलो मैं करवा देता हूँ। बस भाई तो ऐसे ही होते हैं ना, भाई तो बहुत प्यारे होते हैं, चाहे बहन बड़ी हो, मतलब भाई बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन वो बड़े हैं मेरे दूसरे नंबर के भाई हैं वो। अच्छा, 2 भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनको क्या पसंद है आपके हाथ का? क्या उनको तो मेरी शौक से सारी खाते चीजें हैं? ही पसंद है। वो जब मैं अपने घर जाती हूँ तो मुझसे कहते हैं बस तुम आ गई हो ना, अब तुम खाना पकाओ। मतलब उनके घर जब आप जाती हैं तो कहते हैं आराम नहीं करो, खाना पकाओ बस? नहीं, वो बोलते हैं बस आप अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटियां हैं, आराम कराते होंगे ना और आपसे पकवाते होंगे? नहीं करती हैं, मेरी भाभियां भी मेरी करती हैं, लेकिन फिर मैं बोलती हूँ चलो भाभियों की भी थोड़ी खिदमत होनी चाहिए जरा, कभी जाके घर पे भाभियों की भी खिदमत होनी चाहिए। चलेंगे तो अच्छी बात है। अच्छा, इसमें मैंने केचप ऐड किया है 1 टेबल स्पून, और इसमें हमने व्हाइट पेपर ऐड किया था 1/2 टीस्पून, फिर मैंने 1 टीस्पून विनेगर ऐड किया है इसमें। चलें ठीक है, आप इसको करें, आप इसको बनाएं, ठीक है? तो मैं दोबारा से फौरन आपके पास आती हूँ थोड़ी देर में, और आप अपनी कुकिंग स्टार्ट करें। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ज़बरदस्त सी कुकिंग हो रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और रेसिपी भी बहुत ईजी है। यही मकसद है कि आपके साथ आसान रेसिपीज शेयर की जाएँ ताकि वो आपके दस्तरखान की जीनत बने। आप ट्राई करें, अपना फीडबैक दें हमें। तो अब हम आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा मत, देखते रहें होम शेफ्स विद आन, सिर्फ आन टीवी पर। वेलकम बैक, हम वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो होम शेफ्स विद आन, सिर्फ आन टीवी पर। नाजरीन, वैसे रमज़ान में हम एक चीज़ को बहुत नज़रअंदाज करते हैं, और वो भला क्या है? एक्सरसाइज, जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती है, इसको हम बहुत नज़रअंदाज करते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें रमज़ान में भी करना चाहिए, हम एक्सरसाइज करें और इसको कंटिन्यू रखें अपने आगे की भी लाइफ में, स्पेशली रमज़ान में भी, क्योंकि एक तो इससे आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी और दूसरा आपके मिजाज भी बहुत अच्छे रहेंगे। तो ज़रूर आप रमज़ान में भी इसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि अक्सर हमें लगता है रोज़ा है और हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, जान नहीं है। रोज़े में हिम्मत जान और आ जाती है, एक दफ़ा करके देखें आप। और खैर, अब जो सही मायनों में जो हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे वो तो आपको पता है
हमारे जो इस सेट की रौनक हैं, जो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट हैं, वो हैं डॉक्टर वजाहत। तो मैं उनको बुला लेती हूँ और जानते हैं कि आज हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और वो अपनी क्या हेल्थ टिप्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। वेलकम प्लीज डॉक्टर वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल फिट, आप कैसे हैं? बस जनाब बहुत अच्छे। और जैसे जैसे रोजे आगे जा रहे हैं मुझे लगता है कि थोड़ा रूटीन बेहतर हो रहा है। हाँ, मूड भी अच्छा हो गया मूड भी अच्छा हो रहा है। अब चीजें हम जरा आसान सी लग रही है अभी। अब हम ढलते जा रहे हैं उस रूटीन जी में। जी। और जब हम ढलना शुरू करके खत्म करेंगे तो रोजे चले जाएंगे। ओहो, देखिए फिर बहुत अफसोस होता है, बड़ा याद आता है। फिर एक यादें रह जाती हैं बस। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन अभी तो स्टार्ट है, अभी हम इसकी खुशियां मनाते हैं और बिल्कुल अभी इसको है। एंजॉय करते हैं माशाल्लाह से। ऐसे आप ही। बताइए कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा वजाहत, आज मैं एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक हर घर का ही मसला है, जो एक सोशल बिहेवियर है, स्पेशली जो हमारे एक रिलेशनशिप है और जो घरों में इस तरह के रिश्ते चल रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार बहुत इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि जो एक मेंटली आपको क्या बोलते हैं तकलीफ दे रही होती हैं बहुत ज़्यादा, और आपका जो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इवन चाहे आप अच्छी डाइट आप खा रहे हैं या आप फिजिकल एक्टिव भी क्यों नहीं है, लेकिन जब आपके यहाँ एक तकलीफ होती है ना तो आपको कुछ भी नहीं लग रहा होता, सुकून नहीं होता आपकी ज़िंदगी में। सही बात है। तो उस पर मैं चाहूँगी कि आप कुछ बताएं कि ये किस तरह, मतलब कौन कौन से हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, हमें ख्याल रखना चाहिए एक दूसरे का। बिल्कुल। देखिए जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ यही बात करें कि खाएं अच्छा, पहने अच्छा या एक्सरसाइज करें। बड़ा इम्पॉर्टेंट है अपने मेंटल कंडीशन को देखना, अपने दिमागी तवाज़ुन को देखना, उसकी हेल्थ को देखना। और सोशल बिहेवियर्स में सबसे ज़्यादा आपका माइंडसेट काम आता है। अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है, अगर आप डिप्रेस्ड हैं या आप मज़ा नहीं कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे, तो आपका सोशल बिहेवियर लोगों के लिए अच्छा हो नहीं सकता। तो ज़रूरी ये है कि सबसे पहले तो आप अपने साथ अपने आप से खुश रहना सीखें, पॉजिटिव हो जाए और अपने आप को महसूस करें कि मैं लाइफ के एक छोटे छोटे बिट को एंजॉय करता हूँ। लेकिन देखें वजाहत, अब ठीक है जिस तरह आपने कहा मैं अपने साथ पॉजिटिव हूँ, सेल्फ लव है, सेल्फ एक्सेप्टेंस है, लेकिन अब एक शख्स है जो थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें जैसे कहते हैं ना वो क्या पिंच करता है हमें, तो उसमें फिर हम कैसे रह सकते हैं इतना पॉजिटिव और क्या करें फिर हम? देखिए यही तो सारा खेल है कि रिएक्ट करना, बात पे रिएक्ट करने का मतलब ये है कि मेरा मूड का जो रिमोट है वो दूसरे के हाथ में, ठीक है ना। मैं बहुत खुश था, किसी ने मुझे पिंच किया, मेरा मूड खराब हो गया, किसी ने मुझे तंग किया, मैं प्रोवोक हो गया। तो ये तरीका जो है ना, ये रिएक्टिव अप्रोच है जो कि पहले बड़े अच्छा समझा जाता था, लेकिन अब नए टाइम जो आ रहा है इस पे कहते हैं नहीं भाई, रिएक्टिव जो है ना वो रिएक्शन इतने अच्छे नहीं होते, बल्कि आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए। ये एक डिफरेंट है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जब आपका माइंडसेट थोड़ा सा अपने ऊपर आप काम करते हैं, आप खुश रहने लगते हैं, तो फिर आपको दूसरे की आदत को इग्नोर करना भी आने लगता है। आप उनकी चीजों को लेट गो भी कर सकते हैं और असर्टिवली आप उनको अपना मैसेज दे भी सकते हैं। जिस तरह आज मैं थोड़ा सा करीब रमजान की तरफ आऊँ, तो मैंने ये सोचा था कि घर के जो रवैये हैं फैमिली के रमजानों में खास तौर पे वो कैसे कैसे होते हैं। अब बिल्कुल वो तो बहुत बदल जाते हैं, सबके कैरेक्टर्स होते हैं, और काफी खास तौर पे रमजान में तो एक बदलाव भी आता है कि भाई जी रोजा है हमारा, हम काम करके आए हैं। बिल्कुल, मैं यही आ रहा था कि एक कैरेक्टर वो होता है जिसको लगता है मैं सबसे ज्यादा काम करता हूँ और वो दूसरे के या घर के कामों में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता। एक कैरेक्टर वो भी होता है जो बेचारा सारा का सारा जो है वो घर का काम अपने ऊपर लाद देता है और वो ज्यादा से ज्यादा काम करता है, चाहे वो अफ्तारी का काम हो, चाहे सहरी का काम हो, कोई ग्रोसरी कर रहा है तो कर रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ बेसिकली बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट या एज अ होस्ट, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो रमजान है ये बड़ा खूबसूरत टाइम है आपको अपनी फैमिली को यूनाइट करने का, एक साथ बैठने का। वरना तो 9 बजे आप निकलते हैं, अमूमन लोग 5-6 बजे 8 बजे तक घर पहुंचते हैं, टाइम ही नहीं बचता, कोई जिम चला गया, कोई दोस्तों में चला गया, तो बस यही होता है कि बस टाइम नहीं है। लेकिन ये टाइम ऐसा होता है कि आप मगरिब तक घर पहुंच जाते हैं मेजोरिटी, उसके बाद आपको बहुत टाइम मिलता है आपको फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, बेगमात के साथ, हस्बैंड के साथ वो टाइम मिलता है जो शायद पूरे साल आपको ना मिले। तो मैं ही चाहता हूँ कि लोग इस बात को देखें कि इस टाइम को क्वालिटी की तरह किस तरह गुजारें। अब क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि आप जनाब एवरी टाइम बहुत रोमांटिक होके बैठ जाएं या बहुत ज्यादा एक दूसरे को प्यार जताते रहें, ये नहीं है। ये एक साथ बैठे हुए हैं चिपक के, ये बिल्कुल नहीं है, ये नहीं है कि बस मुझे इससे बहुत प्यार है तो मैं सारा टाइम आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। नो, टाइम जो है क्वालिटी ये है कि आप एक दूसरे की कितनी मदद भी करते हैं, आप एक दूसरे का कितना कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं छोटे छोटे कामों में। अगर कोई जैसे कि अगर कोई किचन में काम कर रही है खातून, तो क्या हस्बैंड वहां जाके उसकी हेल्प करता है?
कुछ काम करता है, कोई फ्रूट चाट बना दे सही। तो ये चीजें मैं बेसिकली चाहता हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर आपको मर्द और औरत का कॉन्सेप्ट जो है ना वो काम करने का इतना है नहीं, सब इकट्ठे जैसा काम करते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही कोई है। साफ करता है, तो हम लोग जरा यूं करके बैठे हुए होते हैं, आवाजें लगा रहे हैं, हाँ भाई अफ्तारी रेडी है, नहीं अभी टाइम है, अच्छा ठीक है ये भी बना लो, ये भी कर लो, पकौड़े हाँ। होने चाहिए, साथ में समोसे रोल भी फ्राई कर दो। अच्छा वजाहत, मुझे एक बात बताएं, अब आपने बात की ना कि अगर हम बाहर, चलें ठीक है हम बाहर वालों की बात नहीं करते, उनका जो भी है बराबरी है वट जो भी, हम अपने यहाँ के एक माहौल की बात करते हैं, तो क्या ये ज़रूरी है कि जिस तरह जब हम एक माँ एक अपने बेटे की जब परवरिश कर रही होती है तो वो उसको ये आदाब सिखाए कि वो अपने साथ, जैसे हमारी माएँ कहती हैं नहीं तुम एक गिलास पानी भी ना लो, तुम इस्त्री ना करो कपड़े, तुम धो ना अपने कपड़े, या तुम तो लड़के हो, तुम क्यों बहन करेगी। बहुत अच्छा। तो मतलब माँ, मैं आपसे इसलिए जानना चाह रही हूँ कि ये तरबियत क्या माँ अपने बच्चों के अंदर डालेगी तो फिर उनमें आएगी नहीं जब वो बड़े होंगे, और वो फिर मुश्किल भी नहीं होगी उनको काम करने में। बिल्कुल बेसिक, बहुत अच्छा आपने जगह पकड़ी। ये जगह जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है और माँ ने आपको किस तरीके की तरबियत दी है या बाप ने, अगर आपका फादर आपको देख रहा है कि आप काम नहीं करते और सारा काम घर की खवातीन करती हैं और आप सिर्फ आवाज़ें लगा लगा के पानी मांग रहे हैं, लस्सी मांग रहे हैं, चाय मांग रहे हैं, तो बच्चे को फिर आप सिखा नहीं सकते, बच्चे को आप किताब नहीं सिखा सकते, ये लो बच्चा तुम ये किताब पढ़ो। वो ये देख रहा है कि मेरा अब्बा क्या कर रहा है, मेरे घर के जो मर्द हजरात है वो क्या कर रहे हैं या खवातीन क्या कर रही है। तो बच्चे वही सीखते हैं जो बाकायदा अपनी आंखों से देखते हैं, वो उनके रिफ्लेक्सेस बनते हैं। और माओं का काफ़ी इसमें कंट्रीब्यूशन यूँ है कि वो मर्द हजरात को या खवातीन में कोई ख़ास तफरीक ना डाले। अगर घर की बच्ची चाय का कप उठा के किचन में रख सकती है तो लड़का भी रख सकता है। हाँ, वो खुद पानी ले सकता है अपने लिए। बिल्कुल, अगर घर का लड़का ग्रोसरी जाके दूध लेके आ सकता है तो कभी आप घर की बच्ची को भी भेज दें। और ये चीजें बचपन से बनती हैं और हम नहीं करते। जब 16-18 साल के हो जाते हैं, फिर शादी हो जाती है, तो फिर वहाँ पे जाके हमसे कहा जाता है तो हमें पता ही नहीं होता, सॉफ्टवेयर ही नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बेसिकली बचपन से करें, तफरीक ख़त्म करें। और ख़ास तौर पे मैं मर्द हजरात को बोलूँगा, ये शो देखने के बाद मर्द जो है वो मुझे बोलेंगे डॉक्टर वजाहत को ज़रा लेकिन ये कि ख़वातीन खुश हो जाएंगे, उनके दिल बाग बाग हो गए होंगे। लेकिन देखो ख़वातीन भी खुश होंगी बेशक, मर्द के लिए थोड़ा मुसीबत होगी कि यार ये तो मुझे किचन में भेजने का प्लान कर रहा है। किचन से बहुत डरते हैं मर्द, मुझे ऐसा लगता है। क्यों डरते हैं भाई? अच्छा, अगर आप खाना नहीं पका सकते, अगर आप क्या बोलते हैं, कहते हैं हम बाहर से काम करके आए हैं ना, हम बाहर इतना काम करते हैं, तुम लोग तो बाहर नहीं जाते हो, हम करते हैं काम। जी, तो किचन तुम लोग का है। देखो ये एक बात है किसी हद तक, लेकिन कंट्रीब्यूट करने में मैं ये नहीं कहता कि आप 50% जैसा काम शुरू कर दें। आप टच एंड गो कर सकते हैं। मैं हमेशा ये वर्ड इस्तेमाल करता हूँ कि आप किचन में जाएं, आप कोई चीज उठा के रख दें, सफाई कर दें, कोई चीज उठा के यूं कर दें, बात करके आ जाएं, या अगर कहीं बाहर की सफाई हो रही है तो वहां खड़े होकर इन्वॉल्व हो जाएं। जरूरी नहीं कि आप मजदूरी बन जाएं। और ऐसे भी है ना कि शेफ्स जो है पूरी दुनिया में ज्यादा मर्द हजरात है, ऐसे ही है ना। जब ये किचन में जाते हैं ना तो भाई तबाही मचाते हैं, बेहतरीन काम कर रहे होते हैं, बेहतरीन, और जायका भी बहुत है उनके हाथों में। क्या पता भाई आप जाए, क्या पता आपके अंदर हिडन टैलेंट हो जो शादी के बाद नहीं, वो डरते हैं ना, वो यही तो नहीं चाहते कि वो हिडन टैलेंट उभर के आ जाए और फिर बेगम बोले कि अब आप ही पका के खिलाए हमें। इस डर से नहीं जाते वो लोग। आप देखें ना, ये बेगम और शोहर वाली लड़ाई स्टार्ट हो रही है हमारी, लेकिन ऐसा नहीं है। रमजान की बात है, एंड में इसको मैं यही करूंगा कि मिल बांट के काम करने में मजा है। इसमें आप एक दूसरे की थकन भी नहीं होती, मूड अच्छा होता है आपकी, चाहे वो बीवी हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, उनको भी एहसास होता है कि हमारे मर्द छोटी छोटी बातों में शाना बशाना खड़े हुए और एंजॉय कर रहे हैं और ख्याल रखते हैं, हमारा ख्याल रख रहे होते हैं, और इसी में घर चलता है, इसी में मोहब्बत बढ़ती है जनाब। बिल्कुल ऐसे ही है। आज बहुत मजे की बातें हुई और पूरे माह रमजान चांद रात तक ऐसे ही बेहतरीन मजे की बातें होती रहेंगी, हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे हम। और अब वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद कौन होंगे हमारे साथ, कौन से हैं वो खास सेलिब्रिटी गेस्ट, तो जिसका आपको है बहुत इंतजार, तो करें थोड़ा और इंतजार और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। देखते रहे होम शेफ्स विद आम। वेलकम बैक, और हम वापस आ चुके हैं और आपका बहुत ही फेवरेट सेगमेंट जिसका आपको बहुत इंतजार है और आप जानना चाह रहे हैं कि आज कौन है हमारे साथ। आज जो हमारे साथ हैं, मैं सोच रही हूँ कि ना बताऊँ, थोड़ा सस्पेंस रखूँ, क्योंकि मैंने जब उनको देखा और मैं जब उनकी एक्टिंग देखती हूँ तो वो एक क्या कहते हैं कि मल्टी टैलेंटेड इस तरह के एक सेलिब्रिटी हैं कि
फुल ऑन एक फुल पैकेज है, मतलब वो मॉडल भी हैं, वो एक्टर भी हैं और वो साथ ही साथ होस्ट भी हैं। अच्छा, मजे की बात ये है कि वो जिस कैरेक्टर में काम करते हैं वो लगता है कि इन्हीं के लिए बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, बाकायदा डूब उसके के गैप करते में हैं इन्वॉल्व उसमें हो काम, जाते हैं। ऐसे और ही है। हमेशा उनको देखना स्क्रीन के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। स्क्रीन ब्यूटी भी है और वैसे टैलेंट भी है। ये दोनों चीजें एक साथ जब जमा हो जाएं तो उसको कहते हैं मिलके बुलाते हैं असफर रहमान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? वालेकुम। ठीक खैरियत से हैं? ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे लिए आप आए और स्टेज को रौनक बख्शी। नहीं, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। आपका Thank भी you शेफ so बहुत much. शुक्रिया और तमाम ऑडियंस को रमज़ान शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। आप और सबको आपको भी रमजान मुबारक हो Thank बहुत you, हम thank you, सबकी तरफ thank you से। very much. तो रमजान मुबारक तो हो गए, लेकिन ये बताएं कैसे जा रहे हैं रोजे? एंजॉय कर रहे हैं या अभी रूटीन वाले चक्कर में फंसे हुए हैं? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं हमेशा रमज़ान बहुत एंजॉय करता हूँ। आई थिंक इट्स अ अच्छा। फैंटास्टिक मंथ। अच्छा। और मुझे लगता है रमज़ान में एक तो फेस्टिविटीज़ वैसे ही बहुत बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। और आपको मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड भी अगर आप देखें तो रमज़ान पूरा जो जहाँ पे भी मुसलमान मुकीम होते हैं वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। आई थिंक रमज़ान ओवरऑल एक बहुत ही फेस्टिव बिल्कुल। मंथ है और बहुत ज़्यादा एक एंजॉयमेंट का मंथ है। उसके साथ साथ मुझे लगता है कि हमारी जो आप लोगों की जिस तरह टेलीविजन ट्रांसमिशंस होती हैं, जी। मुझे लगता है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, हाँ। हर पाकिस्तानी ट्रांसमिशन में इतने लोगों से मिलता हूँ और हर घर में ये हमारे चैनल्स की ट्रांसमिशन लगी होती है। हमारे जी, आने जी। वाली नस्लों को इतना अच्छा बताया जा रहा बहुत है अच्छे थ्रू तरीके से ट्रांसमिशन। educate किया जा रहा है, मुझे लगता वाकई में। है जो पूरा जो फीवर है रमजान का, जो एक क्रेज होता है, एक जो स्पिरिट होती है, मेरे ख्याल से वो इन ट्रांसमिशन से बहुत ज्यादा फैलता है। ये आपने बिल्कुल बहुत ऐसा अच्छी ही बात है। कही, हाँ। क्योंकि नौजवान तबका और बच्चे जो हैं हाँ। वो तो बैठे बैठे सीख रहे सीख हैं। और रहे, कभी किसी वाकई टॉपिक पे बात हो गई, कभी किसी और बात हो गई, तो वाकई मैंने देखा कि ट्रांसमिशन के थ्रू जो हमारे बच्चे हैं वो बहुत तेजी से सीख रहे हैं। हम तो सीखे हुए हैं, लेकिन लेकिन हम भी सीख रहे हैं, सीखने का हम मतलब कभी मजीद सीख खत्म रहे नहीं हैं। होता। लेकिन एक चीज है ना कि देखिए आजकल के बच्चे ना, आप देखिएगा, आप अग्री करेंगे इस बात से। जी, जी। खासतौर पे मैं खवातीन को ये ज्यादा इस बात की तरफ देता हूँ कि खवातीन ना अपने जो घर में बच्चे वगैरह होते हैं वो कहते हैं कि वो बिजी रहने के लिए ना उनको गैजेट दे देते हैं कि भाई तुम बिल्कुल। कार्टून देखो या तुम यूट्यूब देखो, ऐसा ही है, वो ऐसा- करने के लिए। और हाँ, आपको पता है इसमें कॉन्स्टेंटली बच्चे एक सोशल मीडिया के बच्चे अब बड़े हो रहे हैं। जी, जी। अगर आप देखें उनकी सारी सोच और सारी जो उनकी प्रोग्रेस है वो उसी के थ्रू हो रही उसी है, के through हो रही है, बिल्कुल usually। ऐसा ही है। तो अब क्या होता है कि मैं जब देखता हूँ कि जब पूरा शहर जगमगा रहा होता है तो ऑफकोर्स बच्चे भी जो है जो कि अनअवेयर है वो बिल्कुल। पूछते तो होंगे ना कि ये फेस्टिवल क्यों हो रहा है, भाई हो क्यों रहा है? इतनी रौनक है। सही बात। ऐसा ही है, तो मेरे ख्याल बिल्कुल। से ये जो स्पिरिट है रमजान की, जो खूबसूरत एक हमारी एक पहचान है पहचान है, रमजान का जो वाकई महीना है, में। मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छी जाती है, इसको और सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, और आप- हम जी Sorry, जी प्लीज। नहीं, आप पूछो पहले। नहीं, मेरे सवालात हैं, पहले आप आपसे पूछिए। उनकी लड़ाई ना हो जाए मेरे पीछे। चले लेडीज फर्स्ट, क्या याद करेंगे? मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आप ये बताएं असफर कि आपके घर में किस तरह एहतमाम किया जाता है इस माह रमजान का? मेरे घर में माशाल्लाह बहुत ही जिस तरह कहा जाए कि रमज़ान के जैसी अनाउंसमेंट होती है ना, उससे तकरीबन एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले से अच्छा। एक रमज़ान का जो एक स्पिरिट होती है वो तो आना शुरू हो जाती है। एक जो बहुत फेमस लफ्ज है राशन का आना, राशन का आना, राशन का और आना फिर शुरू हो लवाजमात जाता है। और बनने शुरू हो राशन के जाते लिए हैं जो शोर बचता है घर के अंदर, वो भी राशन है। आना, वाकई फिर में। उसके बाद मुझे लगता है एक वो रमजान शरीफ शुरू नहीं होता कि एक लिस्ट आ जाती है कि ये रोजे की इफ्तारी हमारे यहाँ, ये सहरी हमारे, एक सोशल हाँ, सर्कल भी है मेरा। ये भी है वाकई। फिर ऊपर से रिश्तेदार, घर वाले, वो सारा एक सिस्टम पूरा बड़ा जबरदस्त नहीं तो बनता फिर है। आप जाते हैं राशन लेने ये अफ्तार का नहीं नहीं मैं दूर रहता हूँ अच्छा। राशन से। आई थिंक वैसे कभी तो गए मुझे होंगे। डिप्रेस होने का बिल्कुल शौक नहीं है। ये डिप्रेशन महंगाई की वजह से बात करो या रश की वजह से ऑफ बात कोर्स करो? नहीं, रश तो सर आंखों पे, भाई रश तो होना चाहिए। या वो रेट देख के डिप्रेशन लेकिन शेफ आप देखें कि कितना ज्यादा महंगाई हो गई ये है भाई। बात वही ना, वो जो रेट 100% महंगाई हो गई है। बहुत महंगाई हो गई है। अच्छा, बकायदा मुझे ऐसा लगता है कि रेट कम हो जाने चाहिए, रमजान के महीने का एक ख्याल रखना चाहिए, क्या बात लेकिन है, तो हमारे कमाई यहाँ का के सीजन है, क्या बात कर रही है। ये आपका ख्याल तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये ख्वाबों में ख्याल रखे तो अच्छा हो। ये अभी तक तो ख्वाबों में ही है, सही ये तो बात। कभी कमाई का reality में सीजन देखा कहते नहीं हैं है। भाई, इसको कहते हैं कमाई का सीजन है, क्या करें। वैसे गलत बात है, होना कम चाहिए। बिल्कुल होना है चाहिए। डॉक्टर साहब, दुनिया- सब्सिडाइज्ड नहीं, रेट्स लेकिन होने दुनिया चाहिए। भर में कम होते हैं। हाँ जी। इवन आप लोग देखें तो वो खास स्पेशल फॉर द मुस्लिम्स के लिए उन्होंने इस तरह के स्टॉल्स लगा लिए होते हैं और इतने बिल्कुल। % डिस्काउंट दे रहे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे वो चीज़ इतनी बढ़ जाती है कि हमारे रोजे भी बस क्या बोले। बस अल्लाह से दुआ है कि आने वाले टाइम में इनको इस बात का ख्याल आए, ताकि हम आमीन। हर तबका जो है बिल्कुल, सब afford कर सब सके। एंजॉय कर सके। Absolutely. बेसिकली अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है, आपकी एंजॉयमेंट बड़ी मान पड़ जाती है। एब्सोल्युटली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चले बहरहाल मुझे ये बताएं कि आप अभी जो मैं बात कर रहा था
वहीं से स्टार्ट करता हूँ कि जी आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट होती है अफ्तारी बनाने में या बस आप बैठ के देख रहे होते हैं यूं? वो पता है डॉक्टर साहब, यूजुअली मैं आपको बताऊं, चूंकि मेरे काम की नौयत ऐसी है कि मैं आई एम हार्डली एट होम। ओके। तो यूजुअली होता है कि एकदम से कभी कोई छुट्टी का अगर दिन होता है तो घर वाले वैसे ही मुझे कहते हैं कि तुम शहजादा बना दो। इजी रहो, इजी फील शहजादा घर का। इजी रहो, ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कभी मुझे मौका मिलता है, जैसे बैक इन द डे जब मैं इतना काम नहीं करता था और मैं घर पे ज्यादा होता था, तो ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो कर ही लेता था मैं। सबसे ज्यादा क्या शौक था? मतलब चाट बनाऊंगा मैं या कोई चीज? नहीं, शरबत। चलो ये भी मैं सिर्फ शरबत बना सकता हूँ। शरबत भी बनाते हैं मतलब बहुत। बेसिकली देखा जाए तो ये बेवकूफ बनाते थे। अच्छा, शरबत के नाम पे मैं शरबत बना सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है एक खवातीन है ना बहुत ही नफीस और सफाई से चीजें बना रही होती है। और अगर मैं आपको पता है, अगर मैं ऑनेस्टली डॉक्टर साहब अगर मैं ऑमलेट भी बना रहा हूँ ना, तो पूरे किचन को पता होता है कि कोने को क्या आज ऑमलेट बन रहा है। ये वो लोग हैं जब कोई काम कर रहे होते हैं ना तो दूसरा आगे कहता है कि रहने दे भाई, ये मैं कर लेता हूँ, बस आप छोड़ दें। बिल्कुल सही, ऐसा ही। अच्छा, कोई रमजान को लेकर कोई ऐसे इंटरेस्टिंग वाकया हो जो आपको याद हो या कुछ ऐसा हुआ हो आपके साथ? शेफ, मुझे पहली जो चीज याद है वो अपना रोजा कुशाई याद है। अच्छा, जो पहला रोजा रखा था, आई थिंक अराउंड 12-13 years old probably। अच्छा। और उस वक्त फिर वो मुझे याद है, उस वक्त मेरे दादा दादी भी हयात थे। अच्छा। तो एक मुझे वो एक बड़ी जबरदस्त चीज है। मुझे लगता है पेरेंट्स का बड़ा अमल दखल होता है बच्चों के अंदर इस चीज को डेवलप करने में और एक जड़ देने में ना, इस चीज को। तो मुझे लगता है ये बड़ी जबरदस्त चीज, वो याद है स्कूल के दोस्त होना, और एक बड़ा प्राउड फील कर रहे होते कि मैंने बहुत बड़ा कोई एक बहुत बड़ा काम किया है, बड़ा फख्र से बताते थे। मेरा रोजा है आज। अच्छा जी, हाँ जी, पूरा। अच्छा, कभी ये स्टूडेंट रोजा रखा है जो आधा बीच में कच्चा रोजा होता था? नहीं। हाँ, तो चिड़ी रोजा भी बोलते हैं। चिड़ी रोजा। घर वाले तसल्ली देके रखवा देते, बेटा आज तुम्हारा एक दांत का रोजा है। नहीं, अब पता है डॉक्टर साहब, मुझे ना, मैं आपको बताऊं, मेरे पेरेंट्स है ना, उनका एक बहुत ही बड़ा हाथ रहा है मेरी अपब्रिंगिंग में, और उन्होंने मुझे कभी भी ना कोई चीज हाफ वे नहीं बताई। अच्छा। उन्होंने मुझे बताया कि भाई रोजा होता है तो वो पूरे दिन का होता है। मेरे कोई भी कॉन्सेप्ट्स थे ना, वो कभी भी डैमेज्ड या वो एक दोहरी उसका शिकार नहीं थे कंक्लूजन का। मुझे पता था कि क्लैरिटी में कि भाई रोजा रखना है तो उसका ये टाइमिंग होगी, सहरी की ये टाइमिंग होगी, और इस एज में तुम रख सकते हो, और उसके ये असूल है कि जब रोजा तोड़ा भी नहीं। नहीं, नेवर, कभी भी नहीं। क्रिकेट खेलते खेलते बस यार बस बहुत हो गया, अब मैं पानी पी लूं, ऐसा तो नहीं, नेवर, कभी भी नहीं। ये तो बड़ा अच्छा बच्चा रहा है हमेशा से। वाकई में देखिए, वही है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम मिलते हैं, बात करते हैं, तभी हमें सही पर्सनैलिटी का पता चलता है। पता है आपको बताओ, हमारा यूजुअली क्या होता है कि हम ना बहुत सारी कमिटमेंट्स ना अपनी जिंदगी में, चाहे वो रोजा रखने की कोई भी, मुझे लगता है बहुत सारी कमिटमेंट्स हम जज्बात में आके कर लेते हैं और फिर उनको पूरी नहीं कर पाते। सिर्फ के बीच में हाफ वे छोड़ दिया, रोजा तोड़ दिया। आई थिंक अगर कोई चीज आप नहीं कर सकते, आप अपने आप को पहले से बता के उसमें पढ़े ही मत। ऐसा ही है ना, पढ़े ही मत। ये बड़ी अच्छी बात कही कि रोजे से स्टार्ट की, और कॉन्सेप्ट देखो कितना अच्छा बताया कि जब आप कमिट कर ही नहीं सकते तो आप उसमें हाथ ना डालें। एग्जैक्टली, वंडरफुल। और पता है रोजा बहुत सारे इस तरह के भी लोग हैं जो रख के सारा दिन सोते रहते हैं। और आपको मजे की, और मैं आपको बताऊं मजे की बात, मैं उन्हीं लोगों में से हूँ। जब मैं रोजा कभी रख रहा होता हूँ ना और घर पे होता हूँ, तो मेरी होती है अच्छा आज छुट्टी, जो सहरी कर लो दबा के, फिर सोते रहो, फिर जोर के वक्त कहीं आंख खुलती है। लेकिन आपको पता है अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी तो रोजा नहीं होगा आपका। नमाज पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, एक पूरा पैटर्न सेट होता है पूरे साल का रमजान में। अच्छा, तो ये बात अच्छी है कि आप सोते हैं लेकिन नमाज पढ़ लेते हैं सारी। हाँ, फिर जोहर पे फजर पढ़ के सोया, जोहर पे उठा, मतलब वो बीच का अच्छे खासे 5-6 घंटे होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। उसके अंदर आपने सारा दिन जाया कर दिया। अच्छा, आपके प्रोजेक्ट्स कौन कौन से चल रहे हैं आजकल रमजान? अभी मेरा एक रमजान में जो शूट कर रहा हूँ अभी मैं एक सीरियल शूट कर रहा हूँ फॉर एक अपकमिंग चैनल, एक और चैनल है। अच्छा। उसके लिए मतलब 2 प्राइवेट चैनल्स के लिए शूट कर रहा हूँ सीरियल्स अपने। उसके साथ मेरा एक शो आता है, मॉर्निंग शो आता है, उसकी मैं बिल्कुल हम सब देखते हैं। जी, थैंक यू। नहीं देखते। अच्छा, मतलब होस्टिंग में ज्यादातर खवातीन है, और बीइंग अ मेल जब आप आए तो कुछ आपको लगा मुश्किल, यानी बहुत इजी लगा, आपने बड़ी इजी तरीके से हैंडल कर लिया? देखिए, मैं आपको बात बताऊं, कोई भी चीज को आप क्लासिफाई कर नहीं सकते। आई थिंक मेल पर्सपेक्टिव बहुत जरूरी है। हमारे शो पे भी अगर आप देखें, अगर आप मेरा शो देखें, हमारे शो में हम हर तबके की खवातीन को बुलाते हैं, क्योंकि आपको पता है खवातीन, मैं नहीं चाहता कि कोई भी
शो किसी भी नौयत का शो हो वो कोई एक सोसाइटी की तरफ लिमिटेड हो या एक तबके की तरफ लिमिटेड हो, आई थिंक उसकी यूनिवर्सल कॉल हो और आई थिंक यूनिवर्सल अप्रोच हो और उसमें हर तरह के लोग आए, हर तरह के लोग आके एक्सप्रेस करें, तो एक डिफरेंट नजरिया होता है मेरे ख्याल से। और आई थिंक मर्द औरत से ज्यादा आई थिंक होस्ट को तालीम याफ्ता होना चाहिए, वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, वेल स्पोकन होना चाहिए, उसका लहजा, उसकी जबान, उसकी वोकैबुलरी, उसकी नॉलेज, आई थिंक ये बहुत काउंट करती है बनस्बत सिर्फ मर्द या औरत के मवाज़ने के। मेरा ये बात तो सही है। तो आप बेसिकली नॉलेज के लिए क्या आपका हॉबीज क्या है? बुक्स लेते हो? नहीं डॉक्टर साहब, आपको पता है इन जनरली आपको पता है आई हैव डन माय मास्टर्स इन एडवर्टाइजिंग, ठीक है, और उसके बाद देन आई वाज ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तीसरी चीज ये होती है कि आप एक मुताले में रहें, आप हर वक्त कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, आपका जो फेवरेट चैनल हो वो डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफिक हो, आप समझ रहे हैं कि आपको एक हालात हाजरा पता हो, आपकी सिर्फ एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल तक रसाई लिमिटेड ना हो, बिल्कुल आप ना वहीं पे फंस जाएंगे। एग्जैक्टली पूरी आप सोचें इतनी बड़ी अल्लाह ताला ने दुनिया तख्लीक की है विद एंडलेस अपॉर्चुनिटीज, हमने अपने आप को एक कूजे में बंद क्यों करें? सही आप सोचें कितनी बड़ी, अब आप सोचें आप एक शेफ हैं, आप एक डॉक्टर हैं, अब आप सोचें इस दुनिया में कितने ऐसे ममालिक हैं, कितने ऐसी जगह हैं, कितने ऐसे चैनल्स होंगे, कितने ऐसे लोग होंगे जो कि आपके हाथ का खाना खाना चाहते होंगे, जो आपसे इलाज कराना चाहते होंगे। आप समझ रहे, हम लोग सिर्फ अपने दिमाग से सोचते हैं कि नहीं बस यही दुनिया है और यहीं पे हम बंद हैं और बस यहीं कुछ करना है, क्योंकि अम्मी इजाजत नहीं दे रही और मेरी बेगम मुझे इजाजत नहीं दे रही। आप समझ रहे, इजाजत नहीं दे रहे, आप समझ रहे, हम इन शैकल्स में, इन जंजीरों में बंद हैं। लेकिन हम इतना बन गए हैं कि हमें मुश्किल भी लगता है इनसे बाहर निकलना, या हमारा समाज इस तरह का है। शेफ हमारा ये सिर्फ आपकी सोच है, कोई आपको बांध नहीं सकता। आप समझ रही हैं, अगर आप एक जो होती है ना अपने घर वालों के साथ, अपने लोगों के साथ एक अंडरस्टैंडिंग, एक टीमिंग डेवलप करें, आपको कोई बांध नहीं सकता। उसके अलावा ये भी तो है ना, आप उसको अपनी प्रायोरिटी बनाए तो सही ना, आप दिल से इस बात की तरफ जाए तो सही, ख्वाहिश बनाएंगे तो मेरे ख्याल से काम हो जाता है। ऑफ कोर्स, आप सोचें जब हम लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे खाने पीने में उड़ाते हैं, ठीक है, अब आप देखें, अब कहीं पे भी अगर हम अपने मजहब की तरफ जाए, रोजा खोलने की तरफ जाए, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि इतनी आप लेविश इफ्तारियां करें, बिल्कुल कहाँ लिखा हुआ है? कहीं भी नहीं लिखा। आप वो पैसे रोक के उन पैसों से आप एक नई लैंग्वेज सीख सकते हैं, आप अरबी सीख के आप पूरे मिडिल ईस्ट में करियर बना सकती हैं। बहुत अच्छी बात, क्यों नहीं? आपकी ये सिर्फ हमने अपनी सोच को लिमिट ग्रोसरी तक छोड़ दिया है। सही, ये बात तो मेरे दिल पे लगी है। सोचिए हमारा जो है वो 70% खाना पीना चल रहा होता है, फिर बचा कुछ पहनने ओढ़ने पे चले जाते हैं, उससे ज्यादा। तो आप मुझे बताएं कि आप अपने आप को जब फारिग टाइम होता है, जो कि मुश्किल ही होता होगा, किस डायमेंशन में अपने आप को पढ़ाना चाहते हैं, किस चीज को ब्राउज करते हैं? पता है डॉक्टर साहब, मैं तो यूजुअली क्या करता हूँ कि जिन दिनों काम कर रहा होता हूँ ना, उन दिनों मेरी भरपूर कोशिश ये होती है कि मैं कोई ना कोई जबान सीख लूं, या मैं कोई ना कोई, हाँ, एंथ्रोपोलॉजी साइंस है, एजुकेशन ऑफ सिटीज है, ओके, क्या अब मुख्तलिफ शहरों की हिस्ट्री जानी है, आप जानिए कि मुख्तलिफ शहर कैसे काम करते हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है, वो किसके गवर्नमेंट में पहले थे, फिर अब आजकल किस तरह से वो लोग फंक्शन कर रहे हैं। तो यू नो एक अपनी सोच होती है। मुझे अभी पिछले दिनों से तकरीबन 1-1.5 साल से मुझे प्लांट्स का बहुत शौक है, तो मैंने ऑनलाइन बॉटनी के कोर्सेज करना शुरू किए। आप सोचे, नो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आपको बताऊं, अगर कभी मौका लगा तो आई विल शो यू माय होम गार्डन। मैंने गार्डन में ना, मेरे गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए थे, ठीक है, और नॉर्मल प्लांट्स थे। अब वो कोई अम्मी कहीं से गमला ले आई या कोई माली ने ला के रख दिया, तो ये चीजें थी। आप सोचिए, मैं लंदन गया, वहां जाके मुझे ना बोगनविला के बारे में पता चला, फिर मुझे पता चला कि कोई ऐसा पौधा है जिसको हफ्ते में 2 दफा पानी देना होता है। अब जितना कम पानी दे वो उतने फूल देगा। मैंने अपना पूरा गार्डन खुद क्रिएट किया। अब हमारा क्रिएट भी कैसे किया, मैं जाता था नर्सरीज और उनसे कहता था कि जो प्लांट्स आप फेंक रहे हैं ना, जिस तरह हमने देखा ना डॉक्टर साहब, लोग जानवर रेस्क्यू करते हैं, बिल्लियां, डॉग्स, इस तरह मैंने प्लांट्स रेस्क्यू किए। क्या बात, जो डाइंग प्लांट्स थे, मैंने वो डाइंग प्लांट्स लिए, उनको अपने गार्डन में लगाया, उनको पूरा फ्लरिश जबरदस्त किया, और ये सारा मैंने डेवलप किया कोरोना वायरस के टाइम पे, जब 2020 में लॉकडाउन थे। That was the time when I was, you know, learning about
प्लांट्स के प्लांट्स क्या सोर्स है। आप सोचिए एक सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है जो हम ब्रीथ कर रहे हैं हमें। हम ले रहे हैं एक ब्रेक, मिलती है आपसे एक ब्रेक के बाद, कहीं ना जाइएगा, कीप वॉचिंग होम शेफ्स विद आन। जब आप उनमें बैठते होंगे आपको लगता होगा मेरी तख्लीक है सारी, तो कैसी वाइब्स आती हैं, कैसा फील करते हैं? पता है मैं हर वक्त मैं सिर्फ सुभान अल्लाह का व्यक्त करता रहता हूँ कि अल्लाह ताला ने क्या हसीन चीजें बनाई हैं और क्या क्या। आप सोचिए हमने डॉक्टर साहब, चूंकि आपका माइंड साइंसेस से काफी ताल्लुक है डॉक्टर साहब, मुझे लगता है हमने अपनी जिंदगी को खुद बहुत ज्यादा मुसीबत में डाल दिया है। हमने खुद कॉम्प्लिकेशंस शुरू कर दिए। आप मुझे बताएं, हमारा तैयार होते हुए कितना सोचती होंगी कि मेरे साथ की कोई खातून है, उसने ये ड्रेस ना पहना हो, उसने ये लिपस्टिक ना लगाई हो, उसका ये हेयर स्टाइल, आप खुद बिल्कुल हम कैसे लग रहे हैं, पता नहीं मैं अच्छी लग रही हूँ, ग्रीन लग रही हूँ, मतलब एक ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। और हमारे जो जजेस हैं हमने लोगों को क्यों बना लिया भाई? आप अपने जज खुद है ना, मतलब खुद से खुद ही मोहब्बत करें ना, एक्सेप्ट तो करें ना। जब हमारी सर्किल ऑफ कंसर्न दूसरे बन जाते हैं तो फिर हम खुद कॉम्प्लिकेट कर भी नहीं सकते, कहाँ तक करेंगे? आपको तो अपने आप को खुश रखने का कोई टोटका? ये तो चले एक तो हो गया। अच्छा मैं तो बड़ा खुश हूँ कि मैंने सवाल पूछ लिया कि करते क्या है, वरना ये गार्डनिंग वाला तो हॉबी किसी को पता ही नहीं चलती। नहीं पता थी बिल्कुल भी। अपने आपको खुश रखने के लिए, क्योंकि माशाल्लाह से आपका चेहरा भी ब्राइट है, खुश रहते हैं आप, हंसते मुस्कुराते हैं, तो इसका कोई टोटका है या कोई सिस्टम है पूरा? डॉक्टर साहब मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, गो बैक टू बेसिक्स। राइट, अपनी बेसिक्स की तरफ आप लौटे। हम लोगों ने जो बहुत ज्यादा जिंदगी को मुश्किल कर लिया है ना, कि अगर कहीं दावत में जाना है तो बहुत महंगे कपड़े पहनने हैं या बहुत कुछ ओवर करना है ताकि हमें ये जो लोगों को जो हमने एक एवैल्यूएशन के लिए अपने ज़हन में रखा हुआ है ना कि लोग मेरे बारे में ये एक इमेज बनाए, इसको तोड़ दें। क्या बात, आप अपनी इमेज खुद बनाए। जिस दिन ये टूट गया समझ लो सब एग्जैक्टली। आप सिंपलिसिटी की तरफ आए, आप बेसिक जिंदगी गुजारे, आप अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारे जो कि वाकई में आपसे मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल जेन्युइन लोग आपसे जो मोहब्बत करते हैं। ये आपको पता है, ये मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, ये सारी जो एक राज अफशा होता है ना, ये उस वक्त होता है जब आप ट्रैवल करते हैं, जब आप दुनिया देखते हैं। आपको जब एक किसी खूबसूरत जगह पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे अपनी वालदा का या बेगम का या बच्चों का ख्याल आता है, तो आपको पता चलता है बेसिक रिश्ते यही चाह रहे हैं, रिश्ते यही है, आप समझ रहे हैं। और आप जब इन रिश्तों के बारे में सोचते हैं, फिर आप इनकी खुशियों के बारे में सोचते हैं, फिर जब इन खुशियाँ होती हैं फिर हम इनको एम्पावर करने के बारे में सोचते हैं। आप सोचें, हम अपने घर वालों में अपनी वालदाओं को, अपने वालिद साहब को लेटर एज में कमरों तक महदूद कर देते हैं। क्यों? हम उन्हें कोई काम करने को क्यों नहीं देते? उनके लिए कोई मौके क्यों नहीं हम फराहम कर सकते? बिल्कुल, बल्कि यहाँ तो उल्टा हिसाब है। अक्सर लोग समझते हैं कि हाँ बाबा से कोई काम ना बोलो, उनको बुरा लगेगा, उनको ये ना बोलो, उनको हम खुद ही डिसेबल बना दें। नहीं, हमें उन्हें करवाना चाहिए। आई थिंक हमें जितने भी हमारे जो बुजुर्ग हैं घरों में, हमें उन्हें बिजी रखना चाहिए। उनकी ज़हनी सेहत के लिए बहुत सही है डॉक्टर साहब। बिल्कुल फिट रहेंगे, चलते फिरते रहेंगे, तो अगर एक जगह बैठ जाएंगे तो उसके बाद तो जंग लग जाता है। बिल्कुल जंग लग जाता है। तो आपकी वालिद साहब के साथ आपका क्या टॉपिक्स होते हैं? बैठते हो कभी? देखिए कैसी बात होती है? अनफॉर्चुनेटली वालिद साहब के साथ तो मेरे हमेशा जो टॉपिक्स होते हैं वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स होती है। अच्छा। ऐसा तो नहीं, तो मुख्तलिफ जमातों में आप दोनों बटे हुए तो वो तो फटा ही होता है। मुझे लगता है कि ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो पॉलिटिकल शोज आते हैं ना डॉक्टर साहब, ये एक ट्रैप है मेरे ख्याल से। सही बात। इनका कोई सूरत तो निकलती नहीं है। ये 6 लोग बैठ के रोजाना बात करते हैं, उसका नतीजा क्या निकलता है? कोई नतीजा तो होता नहीं होता। और आप उसके घर वाले से लड़ते रहते, नहीं वो ऐसा है, उसने ये किया था, उसने वो किया था। मैंने एक उनको चीज बताई कि जब से मैं देख रहा हूँ हालात तो यही हैं। बिल्कुल, जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, मतलब मैंने अपनी स्कूलिंग यहाँ से की, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी यहाँ से की, पूरी एजुकेशन प्रोफेशनल लाइफ यहाँ शुरू की, मैंने तो यही हालात देखे। मैंने तो कभी कोई इतनी मैसिव प्रोग्रेस नहीं देखी। नाजुक दौर, हाँ ना, वो नाजुक दौर तो खत्म ही नहीं हुआ से गुजर रहा है। और अब सोचिए जो सबसे अफसोस की बात है डॉक्टर साहब, एजुकेशन जो लिटरेसी रेट है वो ड्रॉप कर रहा है। बिल्कुल, आपकी जो बेसिक है, जो बैकबोन है तालीम, वो तो आपने बिल्कुल ही उसको छोड़ दिया है। बिल्कुल, हर इंसान अपने घर को चलाने के लिए अपने 14-15 साल के बच्चे से रिक्वेस्ट करता है, बेटा तुम कोई काम कर लो। सही बात, ताकि घर में खर्चा चलता रहे। आप सोचें, अब इसके ऊपर आप किसको उसका ब्लेम देंगे? सिस्टम अगर बच्चों के लिए तालीम के लिए फरोग करेगा तो बच्चा पढ़ेगा। एक सवाल मेरे अंदर इजाजत है पूछ लूं, मुझे पता आपके भी सवाल हैं। क्योंकि एक सेलिब्रिटी हो, आपको लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस हद तक करना चाहिए लोगों को? जितना मेरी पीआर कंपनी मुझे बताती है। ठीक है, क्या असफर 4 दिन हो गए, 4 तस्वीरें डाल दें, 5 तस्वीरें डाल दें, उस तरह डालते हैं। तो नॉर्मल लोगों को किस तरह करना चाहिए ये लोग? क्योंकि इसकी वजह से तो पढ़ाई लिखाई का बेड़ा गर्क हुआ है ना।
तो आप क्या कहते हैं? अब मेरे ख्याल से पता है डॉक्टर साहब, मेरा एक मुख्तलिफ नजरिया है। मेरे ख्याल से इसकी वजह से ना लोगों का जो एटीट्यूड है वो बड़ा डाइल्यूट हुआ है। ठीक है। आप सोचें जो गुस्सा था, आपको पता है यूथ को अगर आप कुछ नहीं देंगे, यूथ जब जो नौजवान होते हैं उनके रेजिंग हार्मोन्स होते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं। अब आपने मौके इतने कम कर दिए हैं, फिर आपने उनको तरह तरह की सोसाइटल लिमिटेशंस में ये सही है वो गलत है में उनको डाला हुआ है, ये मत करें वो मत करें। आई थिंक वो जो गुस्सा, वो जो एंगर था, मेरे ख्याल से वो टिकटॉक और ये इसके थ्रू जो लड़के लड़कियां बना रहे थे। आप सोचें हमारी इंडस्ट्री को कितने टिकटॉकर्स और सोशल मीडिया से स्टार्स मिले। सही बात। आई थिंक एक नई फील्ड है हमारा, इट्स अ न्यू फील्ड। आप सोचिए वही लड़के लड़कियां जो कभी कहीं जॉब करके थोड़ी सी सैलरी बनाते हैं, वो अब एक्टिंग करके 3 गुना ज्यादा सैलरीज कमा रहे हैं। और इसी के थ्रू अपॉर्चुनिटी मिली उनको, यहाँ पर आए वो लोग। एग्जैक्टली। लेकिन बहुत अच्छी डायमेंशन पे बात की आप। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब आई बिलीव कि पेरेंट्स को बच्चों को बेसिक एजुकेशन तो देनी चाहिए। उनको अब जितनी मेहनत कर रहे हैं, मैं सबसे करूंगा कम से कम बच्चे को इंटर करा के आप उससे जॉब की रिक्वेस्ट करें। जितनी मेहनत करें उसको डबल ट्रिपल कर लें। और अगर जेब इजाजत नहीं दे रही तो फैमिलीज कम बनाएं। इतनी एक वो जो होता है ना कि नहीं, वो तो एक लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि बड़ी फैमिली हो और बुरी जिंदगी गुजारे, बेहतर है छोटी फैमिली करके अच्छी जिंदगी गुजारे। ये सारी चीजें तालीम आपको सिखाती है। बिल्कुल, क्वालिटी अच्छी हो क्वांटिटी से बेहतर है। अच्छा, मेरे सवाल एक और आ गया है। माशाल्लाह से फिट आदमी बैठा है और मैं ये पूछूं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि क्या राज है जो आप हमेशा से फिट रहते हो, ना 19 ना 20, हमेशा से एक जैसे देखते आ रहे हो? नहीं डॉक्टर साहब प्लीज, मैं 30-35 मतलब में जाता नहीं, जाता हूँ वापस आता हूँ। लेकिन ये डॉक्टर साहब मुझे ना बहुत इमोशनल ईटिंग बहुत करता हूँ मैं। अच्छा, बहुत इमोशनल ईटिंग होती है। जैसे कभी दोस्तों के साथ प्लान बना नाश्ते पे जाने का, तो बहुत हलवा पूरी खा ली, लेकिन फिर रात को कुछ नहीं खाया। वो एक बैलेंस में थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। आई लव देसी फूड। तो कहीं भी रोटी होती है ना, तो मुझे रोटी में रेजिस्ट नहीं कर सकता, बस मैं रोटी देखते ही मैं हमला कर देता हूँ। अच्छा, आई लव रोटी। और फिर आज आपको पता है इफ्तार के अंदर भी, जिस तरह मैं अभी कह तो रहा था कि सिंपलिस्टिक लाइफ होनी चाहिए, बट इफ्तार में जब समोसे, जलेबी और ये पैटीज और चाट और दही बड़े ना हो तो क्या मैं सब कुछ खा जाता हूँ। वाओ, ये बात अच्छी बात है। अच्छा, इस पर आपका एक ड्रामा है अदन जो आन टीवी पे चल रहा है, तो कैसा उसका फीडबैक आ रहा है आपको? अदन माशाल्लाह एक बड़ा जबरदस्त सीरियल है हमारा, एंड द फीडबैक इज ग्रेट। आप YouTube पे देख सकते हैं। और दूसरी चीजें कि एक उसको शूट करने में भी बड़ा मजा आया था। अच्छा, हाँ, इट्स क्वाइट अ डिफरेंट स्टोरी लाइन। और वो मेरा कैरेक्टर बड़ा जबरदस्त है। आई थिंक मैं जब बात करता हूँ जुनैद या मंशा से मेरे साथ, इसमें क्या तो मेरा सबसे अच्छा रोल है इसमें। मेरे माय रोल हैज अ लॉट ऑफ शेड्स, बहुत शेड्स हैं। इट्स स्लाइटली टफर कैरेक्टर टू प्ले, थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, आप किस तरीके से उस किरदार को अपने अंदर ढाल लेते हैं और बिल्कुल वैसे ही आप, मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊं, हमारा इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, मुझे डायरेक्टर कहता है ना वो कर लेता हूं। नहीं, लेकिन आप बाद में फिर उसी मतलब कैरेक्टर में रहते हैं, जैसे घर जा रहे हैं या कहीं भी हैं आप, यानी फिर नॉर्मल हो जाते हैं? नहीं, मुझे घर वाले जूते ना मारे। अगर ये विलन, अगर किसी कैरेक्टर में हुए तो घर जाके विलन बन जाएंगे। पता चला घर जाके घर वाले इतने जूते मारेंगे हमारा। आप मुझे घर से निकलवाना चाह रही है, घर कैरेक्टर में जाओ। पता चला किसी रोमांटिक हीरो का रोल मिल गया तो हर जगह रोमांटिक रहेंगे तो पिटाई नहीं हो जाएगी भाई, ऐसा ना करें आप। एक्विन की एक्टिंग इतनी कमाल की होती है कि वो देखो तो ऐसा लगता है कि जैसे ये इन्हीं के लिए बनी है, शायद है ही ऐसे। बिल्कुल, ये बात पूछना चाहती हूँ कि क्या शायद ये थोड़ा बहुत घर में भी रहते होंगे इस तरीके से उस कैरेक्टर को अपने अंदर डालने के लिए? मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तो पता है काम कर करके आप बहुत सीख जाते हैं। ऑन जॉब ट्रेनिंग से आप बहुत सीख जाते हैं। एंड आई हैव बीन वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट 10-12 इयर्स, 10-15 साल हो गए काम करते हुए। मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ डायरेक्टर की सुनता हूँ। अच्छा। जो डायरेक्टर बोल रहा है ना, मैं कहता हूँ आप बताएं कैसे बोल रहे हैं, वो कहता है ऐसे बोलो, मैं ऐसे बोल देता हूँ। मैं अपनी कोई साइंस नहीं डालता, मैं कोई अपनी साइंस नहीं लगाता। जो डायरेक्टर बोलेगा ना मैं वो कर लूंगा। मैं कोई साइंस अपनी डॉक्टर साहब नहीं डालता। तो ये ऑब्जर्वेशन शुरू से ही थी या टाइम के साथ मैच्योर हुई? आई थिंक विद टाइम। कुछ होते थे बॉन्ड एक्टर्स होते हैं जो गए और जिन्होंने काम आसान लगा। आई थिंक विद टाइम डॉक्टर साहब। अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुझे लगता है जो ट्रैवलिंग आपको चीज सिखाती है ना, मुख्तलिफ शहरों में जाना, हमारा अकेले वक्त गुजारना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप अकेले होते हैं तो आपका दिमाग मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रहा होता है। अच्छा। क्योंकि देखिए जब आप अकेले होते हैं ना, तो जो आपका जो ब्रेन है वो दूसरा शख्स बन जाता है।
कंपनी देने के लिए। आप अकेले होते तो आपको कंपनी कौन दे रहा होता है? आपको ब्रेन दे रहा होता है। तो देखिए वो जो ब्रेन की डेवलपमेंट है ना, और अगर आप दूसरे शहर में होते हैं तो वो डेवलपमेंट बड़ी जबरदस्त होती है। मुख्तलिफ ममालिक में होते हैं। आपको पता है मैंने आई हैव ट्रैवल्ड हाफ ऑफ द वर्ल्ड, आधी दुनिया में माशाल्लाह। और आपको पता है उसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग पाकिस्तान में एक बादशाहत की जिंदगी गुजार रहे हैं। बेशक हर पाकिस्तानी यहाँ जो अयाशियां हैं, यहाँ जो फ्रीडम है, यहाँ जो आजादी है, यहाँ जो एक हम लोग सिर्फ रियलाइज नहीं करते। कम मेहनत है देखा जाए, कम मेहनत है बहुत ज्यादा। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब दूसरी पता है यहाँ पर आप लोगों को वो चाबी नहीं बताते जिससे जिंदगी स्टार्ट हो सकती है। जिंदगी सिर्फ आपकी स्टार्ट हो सकती है किसी भी शख्स को हुनर देने से। आपके हाथ में अगर हुनर हो, आपके हाथ में बाल काटने का हुनर हो, आपके हाथ में फ्रिज सीखने का हुनर हो, आपके हाथ में किसी भी चीज का हुनर हो और आपके अंदर वो पेशेंस हो, क्या वो हुनर अपने हाथ में ले सके, दुनिया के दरवाजे खुले भाई आपके लिए। बेशक, बहुत अच्छी बात है। और बाहर जाके तो आपके वहाँ मेहनत है तो आपको किसी और सोर्स की जरूरत नहीं है, आप जाते हो छा जाते हो। और आपको पता है बाहर जाके टैक्सी चलाना एक बहुत ही, हम लोग बहुत लिमिटेड सोच में चलते हैं। बाहर जाके टैक्सी चला लेंगे, क्यों भाई? आप यहाँ पे 6 महीने आप किसी भी दुकान पे चले जाए, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा आप किसी भी शॉप पे कोई भी बंदा चला जाए और वहां के बंदे से कि मैं यहाँ मुफ्त आऊंगा, मुझे ये काम सिखा दो, मैं फ्री में आऊंगा, मुझे ये काम सीखना, मैं आपकी मदद भी करूंगा, मैं मुफ्त में आऊंगा। मुफ्त में वो घर बैठ जाएगा लेकिन मुफ्त में जाके काम नहीं सीखेगा। ये एक अजीब माइंडसेट है। बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है। डॉक्टर साहब अब आप काम करते हैं, मैं आपसे कहूँ मैं आपको आगे असिस्ट करना चाहता हूँ, फ्री में आपसे 1 रुपया नहीं लूंगा, मुझे आपको एक मैन पावर मिल रहा है। बिल्कुल। हमारा आप खाना पकाती है, अब मैं आपसे कहूँ हमारा, मैं आपसे खाना पकाना सीखना चाहता हूँ, मैं आपकी मदद करूंगा, किचन सफाई करूंगा, सब करूंगा, मुझे आप ये सिखा दें, ऑफ कोर्स आप मना नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करूंगी, बिल्कुल। मैं आपको नहीं बता रहा। तो आज खवातीन और हज़रात आप देख रहे हैं, जो भी खवातीन और हज़रात खाना पकाना सीखना चाहते हैं हमारा से आके फ्री क्लासेस ले सकते हैं। फ्री क्लासेस ले सकते हैं। लेकिन देखिए ना, अगर किसी ने आपके साथ 40-50 डिशेस सीख ली तो फिर वो आगे कितना फायदा उठा सकता है। बिल्कुल। और वो एकदम बेसिक होती है, अगर वो बेसिक सीख गया, मेरे साथ कुकिंग सीख गया, तो फिर बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। हमें आजकल के दौर में ना किसी को 50 रुपए या 5,000 रुपए फाइनेंशियल मदद करने से कहीं ज्यादा जरूरी है उसको कोई हुनर की, उसके लिए कोई हुनर का इंतजाम करें कि आप यहाँ जाएं, मैंने बात कर ली है, आप ये काम सीखें, वो काम सीखें, का हाथ में हुनर होना बेइंतहा जरूरी। अच्छा, इस पर ये बताएं कि आप माशाल्लाह इतना खूबसूरत अंदाज में बोलते हैं, बात करते हैं, और जिस तरह होस्टिंग, जिस तरह आपने बताया, नहीं आप वो मैंने ये हमारा, आपने मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने बता दिया था, वो देखिए वो आधी तारीफ उन्होंने की और आधी जो रह गई थी मैंने पूरी कर दी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अच्छा, घर में आप बचपन से ही कैसी तरह के थे, टॉकेटिव और जिस तरह फुल एनर्जी? जी मैं बीकन हाउस में था और मैंने बचपन से ही तकरीबन आई थिंक केजी से, किंडरगार्टन से मैं एलोक्यूशंस में और जो पोइट्री रेसिटेशन होती है उसमें, डिबेट्स में और स्कूल प्लेज में मैं सिंस स्कूल करता रहता था। और आई थिंक स्कूल का बड़ा हाथ होता है बच्चों में आइडेंटिफाई करने में कि कौन से बच्चे परफॉर्मिंग आर्ट्स में है, किन में ये क्वालिटी है, तो वो करने। फिर उसके बाद आई थिंक व्हाइल ग्रोइंग अप आल्सो मुझे ना ओपरा विनफ्री, लैरी किंग लाइव, ये शोज घर में घर वाले मेरे वालिद साहब देखते थे। अच्छा। तो वो एक वो ऑफ कोर्स यू टेक अप आफ्टर योर पेरेंट्स आल्सो, तो वो देखते थे कि वो ये शोज चल रहे हैं, तो वो एक उनका इंटेलेक्ट, वो ह्यूमर और बात करने का तरीका, वो सवाल, वो जवाब। आपको पता है कोई भी होस्ट जब सवाल पूछ रहा होता है तो वो सिर्फ एक सवाल नहीं होता, उसके पीछे पूरी एक सोच होती है। बिल्कुल। और वो सोच क्या होती है, इफ यू आर अनेबल टू कनेक्ट विद द गेस्ट तो क्या फिर फायदा करना है। सही बात। अभी आप लोग कितना, अभी हम देखिए कितनी कनेक्टेड एक गुफ्तगू है, एक कनेक्शन है, यू नो, एक फ्लोइंग गुफ्तगू। और बिल्कुल दिल नहीं भरा, दिल नहीं चाह रहा, कनेक्शन जो है ना, मुझे अफसोस है कि अब ये टूटने की तरफ जा रहा है और हमारा टाइम खत्म हो रहा है। मैं तो सोचा था कि 4-5 और सवालात हैं, मैं पूछूं पर्सनल इंफॉर्मेशन, और टाइम का एहसास ही नहीं हुआ कि वक्त गया कहाँ आपके साथ। इतना मजा आया, बहुत मजा आया। लेकिन एक जाते जाते कोई मैसेज देना चाहे हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे चैनल की तरफ से? बिल्कुल, सबसे पहले तो आन टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। दूसरा, खवातीन हज़रात, रमज़ान शरीफ का बाबरकत महीना चल रहा है और जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारा नीयत का, हमारी नज़र का, हमारी ज़बान का, हमारे तबीयत का, हमारी तरबियत का, हर चीज़ का रोज़ा होता है। तो जो सड़कों पर मैं देखता हूँ बेइंतहा रैश ड्राइविंग होती है। अगर आप 5 मिनट लेट किसी इफ्तार पे पहुँच जाएंगे
तो कोई ऐसी आफत नहीं आएगी। आप अपनी गाड़ी में पानी की बोतल रख सकते हैं, 2 खजूर रख सकते हैं, अपनी जेब में आप 2 खजूर रख सकते हैं। अगर रास्ते में रोज़ा खुल गया कोई बात नहीं, 2 मिनट रुक के रोज़ा खोलें। इफ्तार पार्टी में लेट पहुंचे क्योंकि बेतहाशा एक्सीडेंट्स में देखता हूँ रोड पे हो रहे हैं इफ्तार के टाइम पे। इट्स नॉट वर्थ इट कि आप किसी की ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी को हमेशा के लिए मफलूज कर दें या खुद किसी हादसे का शिकार हो जाए। तो रैश ड्राइविंग से रमज़ानों में प्लीज़ परहेज कीजिए और गिव एंड टेक का ये जो सिलसिला रमज़ानों में जारी रखते हैं पूरा साल जारी रखें। पूरा साल जारी रखें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। और भाई हमारा तो दिल बिल्कुल भी नहीं भर रहा था, लेकिन क्या करें, बस वक्त ख़त्म हो चुका है। और मुझे यकीन है कि आप सबको बहुत मज़ा आया होगा गुफ्तगू सुन के हम सबकी, स्पेशली जो असफर हैं, आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा होगा हमारे। और मुझे लगता है बहुत कुछ नया जानने को भी मिला होगा जो पहले कभी आपके बारे में वो नहीं जानते थे। बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पे हम ले रहे हैं एक ब्रेक, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, कीप वॉचिंग होम शेफ्स विद आन। वेलकम बैक, हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं आन टीवी की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन। और अब बारी है झटपट किचन में जाने की और मेरी रेसिपी आपके साथ शेयर करने की। तो आज मैं क्या बना रही हूँ अपने झटपट किचन में? झटपट है तो फिर इसका मतलब झटपट ही बनेगा। और आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है समोसा चना चाट। और आलू के समोसे इसमें मैं इस्तेमाल करूँगी। बहुत ही सिंपल है, जो फ्रोज़न आलू के समोसे होते हैं वो आप फ्राई करें और उससे हम बनाएंगे एक ज़बरदस्त सी चाट, उसको एक नया लुक देंगे। तो यहाँ पे मैं पहले एक बाउल ले लेती हूँ और ये रहे चने, ये 2 कप चने उबाल लें। अक्सर हम लोग अफ्तार रमज़ान में यही करते हैं कि चने उबाल के फ्रीज़ कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम फ्रीज़ कर लेते हैं। तो जो आपने चने फ्रीज़ करके रखे हुए हैं उसमें से आप 2 कप चने निकालें और इसको इस तरह बाउल में ऐड कर दिया। अच्छा, अब इसमें मैं ये शामिल करूँगी दही। अच्छा, ये दही है, इसमें मैंने थोड़ा सा जो ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा, उसको कूट के मैंने इसमें शामिल कर दिया था। ये ऑप्शनल है, आप बेशक ना करें, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसमें शामिल किया तो उससे एक बड़ा अच्छा सा इसका अरोमा आ जाता है। तो ये यहाँ पे 1 कप दही है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और चाट की तो यही ख़ास बात है, उसमें आप जितनी भी आप वैराइटीज़ ऐड करें, उसको जो फ्लेवर आप देना चाहें आप दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। यहाँ पे मैं टिश्यू भी ले लूँ साथ में, अपना हाथ भी ज़रा साफ़ कर लूँ। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी इमली। इमली की चटनी भी हर घर में पहले ही बन जाती है, ख़ास तौर पे ये जो अफ्तारी में बहुत इस्तेमाल की जाती है इमली की चटनी। और यहाँ पे ये खट्टी मीठी इमली की चटनी है, ये है 1/4 कप, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और हरी चटनी है, यहाँ पे बहुत सिंपल है। हरी चटनी आपके घर में जैसे भी बनती है आप वो हरी चटनी इसमें इस्तेमाल करें। तकरीबन ये भी 1/4 कप हरी चटनी मैंने इसमें शामिल कर दी है। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी लाल मिर्च, थोड़ा सा ज़रा सा एक स्पाइसी टच देने के लिए। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो बेशक ना इस्तेमाल करें, मैं थोड़ी सी कर रही हूँ, ज़रा चटपटा अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये चिली फ्लेक्स हैं, ये मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। और ये है चाट मसाला। चाट मसाले का जायका चाट में जो चना चाट होती है, कोई सी भी चाट होती है, दही भल्ले हो गए, उसमें बहुत ही कमाल का लगता है। और ये चाट मसाला मैंने इसमें शामिल कर दिया। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपके साथ ऑन द स्क्रीन शेयर कर दी जाएगी, तो वो परेशान ना हों अगर मैं आपको नहीं बता रही कि मैं क्या चीज़ कितनी क्वांटिटी में डाल रही हूँ। इसमें काली मिर्च मैंने ऐड कर दी इसमें। और ये है नमक हस्बे जायका, अपने टेस्ट के मुताबिक। यहाँ पे मैं पिंच ऑफ सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो हमने इमली की चटनी इस्तेमाल की है, हरी चटनी इस्तेमाल की है, उसमें पहले से ही सॉल्ट ऐड था जो घर में बनी हुई चटनी होती है, तो इस वजह से नमक मैंने कम डाला। और फिर चाट मसाला इसमें ऐड किया है तो उसमें भी सॉल्ट पहले से मौजूद होता है। यहाँ पे हैं हरी मिर्चें, ये तकरीबन अगर बड़ी साइज़ की है तो 1 ले लें, छोटी है तो 2 हरी मिर्चें ले लें और इसको चॉप कर लें, ये इसमें ऐड कर दें। इसके साथ ही ये है प्याज, 1 छोटे साइज़ का प्याज ले लें, बड़ा है तो आधा ले लीजिएगा, लेकिन अगर आपको प्याज पसंद है ज़्यादा तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ये है टमाटर 1 अदद, वो मैंने शामिल कर दिया है, बीज निकाल लीजिएगा टमाटर के। और साथ ही ये रह गया है हरा धनिया 1/4 बंच, ये ऐड कर दिया। ये रहा पुदीना। अच्छा, पुदीना थोड़ा सा चॉप करना पड़ेगा मुझे क्योंकि ये यहाँ पे लीव्स हैं तो मैं ऐसे नहीं ऐड करूँगी। इसको आप रफली चॉप कर लें, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फाइन चॉप करें। और क्या खुशबू आई है, ओहो बेहतरीन। पुदीने की तो बात ही अलग है चाट में।
और ये हमने, अच्छा अब इसको करेंगे मिक्स। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जिक्र किया है आलू समोसा चाट, तो आलू के समोसे अभी तक नज़र नहीं आए, इसमें आएंगे, वो भी नज़र आएंगे। पहले इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ। और ये देखें क्या चटपटी सी ये ज़बरदस्त सी चाट। और एक इंग्रेडिएंट रह गया है, कोई बात नहीं, अब मैं आपको बता रही हूँ, और वो है ये क्रीम। और इसमें मैं क्रीम शामिल करूँगी, सारी डाल देती हूँ, मुझे क्रीम बहुत पसंद है। क्या करना बचा के, किसके लिए बचाना, ये मैंने ऐड कर दी है इसमें। और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, चटपटी सी, मुंह में पानी आ रहा है मेरे। खैर रोज़ा है, कुछ नहीं कर सकते अभी। और यहाँ पे ये है आलू के समोसे जो कि फ्राई करके रखे हुए हैं। इसको मैं थोड़ा सा चॉप करूँगी, ऐसे मैं यूज़ नहीं करूँगी इसे, रफली चॉप बस, ताकि जब आप चाट खाएं तो आपको हर बाइट में समोसा आ रहा हो, ठीक है। तो सिंपली बस ये देखें। अच्छा, जब भी कटिंग बोर्ड इस्तेमाल करें तो नीचे इसके लाजमी जो किचन टॉवल होता है उसको हल्का सा गीला करके आप रखें, वरना फिर ये कटिंग बोर्ड हिलेगा और मतलब ये सही नहीं है। इस तरह आपकी उंगली भी कट सकती है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं और इन चीज़ों का बंदा ख्याल रखे तो बहुत बड़े कोई, जैसे कहते हैं ना, हादसात से या काफ़ी चीज़ों से बंदा बच सकता है। और ये देखें इस तरह से इसको मैंने रफली चॉप करना है बस। ये नहीं कि कोई बड़ी ख़ास आपने इसको शेप देनी है, नहीं, सिंपल। और ये मैं इसमें ऐड करूँगी। चलें इसको मैं साइड पर रख देती हूँ और इसको अब कर लेंगे मिक्स। और ये बन गए सिंपल झटपट से आलू समोसा चना चाट। और इसको अब निकाल लेते हैं डिश में। और इसके साथ आप सर्व करें इमली की चटनी, हरी चटनी और पापड़ी साथ में हो। दही अगर आप लोग को और ज़्यादा पसंद है, एक्स्ट्रा दही, तो आप वो भी साथ में रख सकते हैं दही इसके साथ। क्योंकि समटाइम्स कुछ घरों में क्या होता है कि कुछ लोग ज़्यादा दही इस्तेमाल करते हैं, या इमली की चटनी, हरी चटनी और ऐड करना चाहते हैं, चाट मसाला, ये तो लवाजमात होते हैं इसके साथ, तो वो आप इसके साथ रखें। और हर किसी को बोलें अपनी मर्ज़ी से प्लेट बनाएं, भाई एंजॉय करें, जैसा मर्ज़ी हो खाना चाहते हैं। और ये देखें ये पापड़ी इसके ऊपर डाल दी है। और मुझे उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, आप ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अभी इसको मज़ीद प्रेजेंट करते हैं अच्छे तरीके से और आपको फिर दिखाएंगे बाद में इसका फाइनल लुक आपको। मेरी डिश कंप्लीट हो चुकी है और अब वक्त है एक ब्रेक का। आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद और आपके साथ आपको दिखाएंगे वो फाइनल प्रोडक्ट हमारी होम शेफ़ की, जिन्होंने अपनी डिश आपके साथ रेसिपी शेयर की कि उसका लुक कैसा आया है और उन्होंने किस तरीके से उसको बनाया, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ ही रहिए, क्योंकि आपका साथ हमारे लिए ज़रूरी है। हमें आपका साथ चाहिए, जिस तरह हम आपके साथ हैं, हम अपना वक्त आपको दे रहे हैं। जा रहे हैं एक ब्रेक पे, देखते रहें आन रमज़ान। वेलकम, हम वापस आ चुके हैं अपने खूबसूरत से प्रोग्राम में, आपकी ज़िंदगी में नए नए खूबसूरत से रंग बिखेरने के लिए। और अब वक्त हो गया है कि मैं किचन में जाऊं और बात करेंगे, थोड़ा सा पूछेंगे कि जो हमारी होम शेफ़ है हिजाब ने, उन्होंने अपनी डिश देखें, दिखाएं ज़रा अपनी डिश, यहाँ पे रखें सामने। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत और कितनी बेहतरीन लग रही है, इसका लुक कितना अच्छा आया है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, जब ये आप ऑर्डर आप फ्राई करके देती हैं या फ्रोज़न आप देती हैं जब आपको ऑर्डर आते हैं इसके? तो पब्लिक की डिमांड होती है फ्रोज़न ज़्यादा की। अच्छा, फ्रोज़न वो रख के चलाते हैं इसको। वो सही भी रहता है, हाँ, अच्छा वो सही भी रहता है कि जितना खाना है आपको फ्राई करें, हिसाब से तले और फिर फ्राई करके अपनी डिश को सर्व कर लिया उन्होंने। और जैसे फ्राई देते हैं तो ये तो फिर 3-4 घंटे में जैसे सौगीपन आ जाता है इसके अंदर, तो फिर वो चलते नहीं है। बिल्कुल, तो फ्रोज़न पर ज़्यादा फोकस होता है। आपने इतनी ज़बरदस्त अपनी रेसिपी शेयर की, और वो वाली कि जो कि आपका एक रनिंग प्रोडक्ट है, जो कि आप बना भी रही हैं, सेल भी कर रही हैं। अच्छा, ज़रा बता दें कि आपने किया क्या, जो आपने इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए और जो आपने शेप दी, इसको थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बता दें इसके बारे में। हमने सब फ्राई कर लिया था मिक्स चिकन को और उसके अंदर स्पाइसेस डाले थे, फिर हमने इसमें बॉइल स्पैगेटी या मैगी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी ऑप्शनल है, ठीक है। फिर वो ऐड करके हमने उसे ठंडा किया था, फिर मांडा पट्टी को लेके उसके अंदर फिलिंग करी है। अच्छा। समोसों वाली हमने मांडा पट्टी इसमें यूज़ करी है। पहले एक को हमने एक डायरेक्शन में रखा, फिर उसको
उसको अपोजिट डायरेक्शन में उस पर रखा, जैसे प्लस का साइन होता है। हाँ, फिर उसके अंदर बॉक्स जी जैसे ये शेप जी बिल्कुल, उसके अंदर फिलिंग करके फिर इसको चारों तरफ से बंद किया और फिर फ्राई किया इसे हमने। अच्छा, डीप फ्राई किया। फिर बहुत अच्छा, इजी भी है और मजे की भी है, और रफ्तार में तो इस तरह की चीजें चलती जी हैं। बिल्कुल। बल्कि आपने अगर कुछ बनवाना है, आपने कहना है कि आपको अपनी मर्जी से भी कस्टमाइज ऑर्डर्स भी लेते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। जी बिल्कुल, पब्लिक अपनी डिमांड पे जो कस्टमाइज करवाए ऑर्डर्स को वो हम ले लेते हैं, ऑर्डर ले लेते हैं। और आपको एक दिन पहले बता दें, एक दिन पहले बताना जी बिल्कुल, इफ्तार पार्टी है, शहर कुछ घरों में सहरी में भी दावत होती है, तो वो हमें अफ्तार के टाइम पे अगर बता रहे हैं कि कल सहरी में चाहिए तो हम तब भी ले लेते हैं। अच्छा, बेहतरीन हो गया। बस यही तो देखें कि ये होम शेफ्स ने हमारी ज़िंदगी कर दी है आसान, और जो हमें खाना मिलता है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा और हाइजीन का बहुत ख्याल रखा जाता है उसमें। बिल्कुल। और हिजाब में बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप हमारे शो पे आए, आपने अपना एक मसरूफ़ वक्त निकाला, क्योंकि मुझे पता है रमज़ान में काम ज़्यादा होता है माशाल्लाह से, ऑर्डर ज़्यादा आ रहे होते हैं। जिस तरह आपने बताया कि इनका डेली बेसिस पे काम चल रहा है, अपने ऑर्डर्स दे रही हैं, और उसके बावजूद आप हमारे शो में आई, आपने अपनी रेसिपी हमारे व्यूवर्स के साथ, मेरे साथ शेयर की आपने। थोड़ा सा कुछ आप कहना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा हमारे शो में आके, कुछ बताना चाहेंगे? मज़ा आया, एक्सपीरियंस अच्छा रहा मेरा, आपसे मिली, बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलने का शौक था। बहुत शुक्रिया, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। शुक्रिया। और बस मेरी दुआ है, मेरी पूरी टीम की दुआ है आपके लिए कि आप ऐसे ही, जो आपका एक पैशन है, जो आप करना चाहती हैं अपने बिजनेस को लेके, जिस ऊंचाइयों तक आप पहुंचाना चाहती हैं इसको, मालिक करीम आपके लिए आसानियां फरमाए और अच्छे वसीले सबब दरवाजे खोले और आपके खानों में और लज़्ज़त अता करे। आमीन। और मेरी दुआ है कि बरकतें ही बरकतें हों, और हसदीन से, बुरी नज़र से मालिक आपको बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया, और वंस अगेन थैंक यू सो मच आपका आने का यहाँ पे, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा आज की जो होम शेफ़ थी हमारे साथ, और उन्होंने इतनी एक बेहतरीन रेसिपी अपनी शेयर की, और अपनी जो उनकी जर्नी है उसके बारे में ही बताया। और इस तरह की बहुत से ख़वातीन और मर्द हजरात हैं जो घर में रह के बहुत कुछ करना चाहते हैं, इवन के यंगस्टर्स भी हैं। जैसा अगर आपको याद हो, आपने हमारा देखा हो कल का शो, और जो बच्ची आई थी उनकी बहुत कम एज थी, लेकिन वो सपोर्ट कर रही हैं अपनी फैमिली को। और इसी तरह से फूड पैंडा आपको अपने शेफ़ प्रोग्राम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है कि आप वहाँ पे जाएं और अपनी डिशेस, जो भी आपका प्रोडक्ट है जो आपको लगता है कि आप अच्छा बना सकते हैं, अच्छा बनता है, आप वहाँ पे ख़ुद को रजिस्टर करवाएं, अपने आप जो आपके खाने हैं उसका आप बिज़नेस स्टार्ट करें। तो फूड पैंडा इसमें आपके लिए एक बेहतरीन साथी साबित होगा। अब बहुत ही पसंदीदा हमारा और आप सबका जो सेगमेंट, जिसकी बारी है अभी, जिसमें हमारे साथ होते हैं मौलाना साहब, और वो हमें दीन के, मज़हब के बारे में, और जो हमें अपनी सोबत से नवाजते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, ना कि सिर्फ माह रमज़ान में, बल्कि मुझे लगता है कि हमें पूरा साल हमारी रूह को इस ग़िज़ायत की, एक रूहानियत की ज़रूरत होती है। और हमारे साथ मुमताज़ आलिम दीन हैं अल्लामा फैसल अजीज़ी। मैं इनकी जानिब बढ़ती हूँ और जानते हैं कि आज ये हमें अपनी किस सोबत से नवाज रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और रमज़ान कैसा गुजर रहा है अल्लाह आपका? का शुक्र, अल्लाह का एहसान। अल्हम्दुलिल्लाह। आज का मौजू है कुरान करीम, किताब हिदायत, और इस मौजू पे आज हम बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी है। वैसे तो हम कुरान पढ़ लेते हैं, लेकिन इसकी गहराई को मुझे ऐसा लगता है कि मैं नाचीज़ नहीं समझ पाती जितना मुझे समझना चाहिए, और जो इसका एक अदब है जो कि मुझे करना चाहिए। तो आज मैं ये मौजू लेकर आई हूँ, और मेरा आपसे सवाल पहला ये है कि कुरान करीम की अज़मत के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी, और ये भी कि हम मुसलमानों पे किस तरह फ़र्ज़ है कुरान पाक की कदर करना। कुरान हकीम की अज़मत के लिए ये काफ़ी है कि ये अल्लाह का कलाम है, बेशक, और किताबों में आखिरी किताब है। इससे पहले किताबें नाजिल हुई ज़बूर, तौरात, इंजील, और वो तीनों किताबें भी माह रमज़ान मुबारक में ही नाजिल हुई थी। यानी चारों किताबों के नुज़ूल का महीना को माह रमज़ान है माशाअल्लाह। अच्छा। लेकिन कुरान हकीम को उन तीन किताबों पर भी एक मुमताज़ हैसियत हासिल है। यानी ये कि ज़बूर, तौरात और इंजील, उनमें वक्त के साथ साथ तहरीफ होती रही,
असल सेहत के साथ वो महफूज ना रही किताबें। कुरान हकीम इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने खुद लिया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, हमने इस ज़िक्र को, इस कुरान को नाजिल किया है। व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इसकी हिफाजत भी हम ही करेंगे। पिछली किताबों की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने यूँ ना ली कि अगर पिछली किताबों में कोई तहरीफ हो जाए तो अगली किताब में उसकी फिर तजदीद हो सकती है। यानी अगर किसी किताब में कोई रद्द बदल हो गया तो अल्लाह ताला फिर एक किताब नाजिल करेगा और अपनी तालीमात की फिर तजदीद कर देगा। लेकिन कुरान क्योंकि आखिरी किताब है जी, इसके बाद कोई किताब नहीं है, बिल्कुल, तो ज़रूरी था कि इसकी हिफाजत अल्लाह अपने ज़िम्मे ले। तो एक तो ये कि इसका टेक्स्ट महफूज है, दूसरा ये कि कुरान हकीम का जो इम्तियाजी वस्फ है वो भी बाकमाल है। तौरात, ज़बूर, इंजील के लिए अल्लाह जगह मुख्तस फरमाता था कि दाऊद अलैहिस्सलाम आएंगे मुअय्यन जगह पर, वहाँ ज़बूर नाजिल होगी। मूसा अलैहिस्सलाम आएंगे कोहे तूर पर, वहाँ तौरात नाजिल होगी। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे मुअय्यन मकाम पर, वहाँ इंजील नाजिल होगी। अच्छा, इन जगहों, इनका खास जगहों पे ही नुज़ूल हुआ है जी, यानी जगह मुख्तस कर दी गई, नबी वहाँ पे आए, किताब वहाँ नाजिल हो जाए। ठीक है। लेकिन कुरान के नुज़ूल के लिए कोई जगह मुख्तस नहीं की गई, बल्कि कुरान हकीम रसूल अकरम के पीछे पीछे भेजा गया। यानी रसूल अकरम अगर मक्के में है तो कुरान मक्के में आ रहा है। अच्छा, रसूल अकरम मदीने में है तो कुरान मदीने में नाजिल हो रहा है। हुजूर अगर घर में है तो कुरान घर में आ रहा है, मस्जिद में है तो मस्जिद में आ रहा है। फिर कुरान हकीम के बाद कोई किताब नहीं है, तो इसकी अज़मतों में एक अज़मत ये भी है कि ज़रूरी है कि क़यामत तक के हर मसले के हल के लिए ये किताब काफ़ी है। वाह, क्योंकि ये तो इलॉजिकल बात हो जाएगी कि इसके बाद कोई किताब भी नहीं है, बिल्कुल, और क़यामत तक के मसाइल का हल भी इसमें नहीं है। सही बात। तो या तो इसके बाद कोई किताब होती, कोई किताब नहीं है इसके बाद, तो क़यामत तक का हर मसला वो इस किताब से हल हो सकता है। इस किताब का कमाल ये है कि वो मसाइल जो अभी अगले ज़मानों में आएंगे उनका हल भी इसमें मौजूद है, क्योंकि कुरान हकीम एक ऐसी किताब है कि जो हर दौर के तकाज़ों को पूरी करती है। बिल्कुल। यानी जब इसको 1400 साल पहले अहले अरब ने पढ़ा तो इन्होंने, इस किताब ने उनकी माशरती अक़दार को बुलंद किया, और यही कुरान जब इस ज़माने में पढ़ा जाएगा तो ये कुरान इस ज़माने के तकाज़े पूरे करता हुआ नज़र आएगा। कुरान ऐसी ही कोई किताब नहीं कि जो हमें सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। कुरान इंसान के शऊर की गिरहों को खोलने वाली किताब है। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि पहली सूरत, पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम हम्द सल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है। यानी उस ज़माने में, अब से 1400 साल पहले, लोग ज़मीन के अलावा किसी सितारे सैयारे से वाकिफ़ नहीं थे। बिल्कुल। उस ज़माने में अल्लाह अपना तारुफ आलमीन के ज़रिए करवा रहा है। क्या बात, सुभान अल्लाह। तो इतना जहन की गिरहों को ये किताब खोलती है। मतलब जब लोगों को ये भी नहीं पता था कि इससे और भी दुनिया है, और जब भी अल्लाह ताला ने अपने आप को ये बात कुरान शरीफ में बताई, उस वक्त ये बताया कि तमाम आलमीन का रब है, जबकि आलमीन का तसव्वुर उस वक्त मौजूद नहीं था। सही बात। फिर कुरान का एक कमाल ये है कि कुरान हकीम अपनी बात को मुसल्लत नहीं करता। कुरान हकीम सोचने के लिए रास्ता हमवार करता है। मसलन ये, जैसे सूरह मुल्क में है, अवलम यरौ इला तैर, क्या तुमने आसमान पे उड़ते हुए परिंदे को नहीं देखा? अवलम यरौ इला तैर फौकहुम साफ़ातिन व यक़बिदन मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, कि ये तुम गौर करो कि पहाड़, आसमानों पर परिंदा कैसे परों को फैलाकर परवाज कर रहा है। सुभान अल्लाह। मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, कौन है जो इसको थामता है सिवाय रहमान के? अल्लाह ने फरमाया परिंदे की परवाज में गौर करो। अगर इंसानों ने परिंदे की परवाज में गौर ना किया होता तो आज हवाई जहाज इजाद ना होता। सही बात। ये परिंदे की परवाज में तफक्कुर है। तो कुरान हकीम तो कभी ये कहता है अफला यतदब्बरून अल कुरान, तुम कुरान में तदब्बर क्यों नहीं करते? अफला यतफक्करून, तुम फिक्र से काम क्यों नहीं लेते? अफला याकिलून,
तो कुरान हकीम अहले अक्ल को, अहले फ़िक्र को, अहले तदब्बुर को दावत देता है। इसलिए ये किताब अक्ल की किताब है, इल्म की किताब है। इस किताब में खिलाफ अक्ल कोई बात नहीं मिलेगी, इसलिए कि जो किताब आई ही अक्ल की रहनुमाई के लिए हो, कैसे मुमकिन है कि वो अक्ल के खिलाफ कोई बात मतलब जो भी चीज़ बयान की गई है उसकी प्रॉपर लॉजिक है। अगर आप गौर व फिक्र करें तो शायद अक्लमंद आदमी हो या पढ़ा लिखा आदमी हो, उसको लॉजिक मिलती है। अगर लॉजिक ना होती तो बराह रास्त नतीजा बताया जाता। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ दावत फ़िक्र दी जा रही है, इसका मतलब यह है कि दीन अक्ल है, कि जहाँ अक्ल इस्तेमाल होगी तो इंसान उसी नतीजे पर पहुँचेगा। क्या बात है। अच्छा अल्लामा साहब, एक सवाल मेरे दिमाग में ये आया है कि कुरान मजीद तो मुसलमानों पे नाजिल हुआ है और हमें उसकी अफादियत का भरपूर अंदाज़ा है, तो क्या जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, जो मुसलमान नहीं है, क्या उसकी भी अफादियत वो हासिल कर सकते हैं, या कोई हमसे सीखने आए तो हम उनको बता सकते हैं उसकी अफजल जो चीज़ें हैं? क्यों नहीं। कुरान किताब हिदायत है, और एक जानिब तो बिल्कुल आगाज़ में ही सूरह बकरा के ज़ालिकल किताबुल ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें कोई इम्कान ख़ता नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब मुत्तकीन के लिए हिदायत करती है, मुत्तकीन की हिदायत करती है। एक जानिब तो कुरान हकीम ने कहा कि मुत्तकीन की हिदायत करती है, फिर यही सूरह बकरा जहाँ रमज़ान मुबारक के हवाले से खुदावंद ज़ुल जलाल ने फरमाया शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास, माह रमज़ान में हमने कुरान को नाजिल किया, इसमें सारी इंसानियत के लिए हिदायत, सारी इंसानियत के लिए हिदायत। जब सारी इंसानियत, तो इसमें तमाम मज़ाहिब के मानने वाले भी आ गए और लादीन लोग भी आ गए, जिनका किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं। कुरान हकीम में खिताब करने के अलग अलग अंदाज हैं। कहीं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर खिताब किया जाता है, कहीं या अय्युहन नास कहकर खिताब किया जाता है। तो जितनी आयात या अय्युहन नास के साथ हैं, उसका जो मजमून है वो भी पूरी इंसानियत के लिए है। मिसाल के तौर पर सूरह हुजरात में खुदावंद ज़ुल जलाल ने फरमाया या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ऐ इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द एक औरत से खल्क किया, फिर तुम्हें ख़ानदानों में तकसीम किया, ख़ानदानों से कबीलों में तकसीम किया, ताकि तुम एक दूसरे की मारिफत हासिल कर सको। बिल्कुल। लेकिन अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला वो है जो साहिब तक़वा है। तुम्हारे ये ख़ानदानी मयार, तुम्हारा ख़ानदानी वक़ार, जाहो हशम सब दुनिया के लिए, अल्लाह के लिए तो तुम्हारा तक़वा ही काम आएगा। अल्लाह के दरबार में वही तुम्हें मुकर्रब करेगा। तो कुरान इंसानियत की भी हिदायत करता है। कुरान हकीम में 1.25 लाख से ज़्यादा अंबिया हैं, लेकिन कुरान हकीम में आप गौर करेंगे कि आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, इन अंबिया का तज़किरा तवातुर के साथ है, बाकी अंबिया का जिक्र इस तफसील के साथ नहीं। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात चल रही है और दिल चाहता है कि वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब, बहुत ही खूबसूरत बात चल रही थी अल्लामा साहब के साथ। मैं चाहूँगा प्लीज़ आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। जी, हम ये गुफ्तगू कर रहे थे कि मुसलमानों के अलावा अक़वाम आलम के लिए कुरान क्या ज़ाब्ता देता है। तो कुरान हकीम की वो सारी आयात जो या अय्युहन नास से शुरू होती हैं, वो अक़वाम आलम के लिए। बिल्कुल। इसके अलावा ये कि कुरान हकीम अक़वाम आलम में भी बाइफरकेशन करता है, किस तबके को कैसे मुखातिब करना है। यानी एक तबका तो वो है जो ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी कर रहा है, एक मज़हब। एक मज़हब वो है जो मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी कर रहा है। जी। तो जब आप ईसा अलैहिस्सलाम की कौम को दावत देंगे तो पहले ज़िक्र ईसा करें। ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान हकीम में कसरत से इसीलिए है कि जिक्र ईसा अलैहिस्सलाम करके उनके दिलों में इल्तिफात पैदा करें, ताकि वो आपकी बात सुनने पर आमादा हों। इसी तरीके से जब आप यहूदियों से बात करें तो उनसे पहले जिक्र मूसा अलैहिस्सलाम करें, ताकि वो आपकी बात सुनने पर आमादा हों।
और जब अहले मक्का से बात करें, अहले मक्का की अक्सरियत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद थी, तो उनके सामने जिक्र इब्राहिमी करें ताकि वो आपकी बात सुनने पर आमादा हो। और जब आम लोग हों तो उनके सामने जिक्र आदम करें। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मतलब कुरान मजीद में भी आप बात करने से पहले कि सामने वाले के साथ पहले दिलजोई करते हैं। पहले ये देखें कि इसका ताल्लुक आबादी के किस तबके से है, फिर कुरान हकीम में उसी अंदाज से उसको दावत देनी है। खूबसूरत बात। और अगर हम ये सीख लें, हमारा अगर हम ये आपस में सीख लें कि किसी से बात करने से पहले उसके लिए कोई अच्छी अल्फाज का इस्तेमाल, तो सोचे कुरान की कितनी बेसिक तालीम है, हम उससे कितना फायदा जिंदगी में भी उठा सकते हैं। और हमारा तो दीन है ही ऐसा, इतना खूबसूरत है, वो सिखाता भी यही है हमें। सही बात। शायद हमने खुद ही मुश्किल कर दी है। बेशक, सही बात। अच्छा, मेरा आपसे एक और सवाल है कि ये बात तो तय है कि कुरान का पढ़ना और समझना सवाब है हमारे लिए, लेकिन हमें हिदायत कैसे मिल सकती है इससे? कुरान का पढ़ना समझना यकीनन ये बायसे सवाब है, लेकिन असल जो है वो हिदायत है। अगर इंसान के पास हिदायत है तो फिर सब कुछ है, हिदायत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। यानी दुनिया की नेमतें उस वक्त नेमत हैं जब हिदायत के साथ हों। सही। अगर हिदायत नहीं है तो यही सारी नेमतों में से कुछ भी नेमत नहीं है। तो हमें कैसे पता चलता है लामा साहब कि हमें हिदायत है या हमें नहीं हो पा रही? हम उसको अपने अंदर तब्दीली कैसे लेकर? हिदायत के लिए खुदावंद ज़ुल-जलाल ने फरमाया हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक। अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ भेजा है, सही, और दीन हक के साथ भेजा है। तो एक तो रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए जो दीन पहुंचा है वो हमारे पास दो सूरतों में है। एक वो टेक्स्ट फॉर्म में कुरान, और एक उसकी अमली सूरत है, वो है सीरतुन नबी। यानी अगर इन दो चीज़ों को हम यकजा कर लें तो हमारे पास हिदायत का एक जामे निज़ाम बन जाएगा। और हिदायत का निज़ाम इतना ज़रूरी है कि अल्लाह ने पहला इंसान जो दुनिया में भेजा वो हादी बनाकर भेजा। यानी कि हम अगर सिर्फ कुरान को पढ़ें और हजूर की सीरत को ना पढ़ें तो मतलब ये हिदायत नहीं है, फिर हमारे लिए कंप्लीट ना हुआ। अगर हम सिर्फ कुरान को पढ़ेंगे और सीरतुन नबी से ला ताल्लुक रहेंगे तो होगा ये कि कुरान हकीम अरबी ज़बान में है, एक लफ्ज़ के कई कई मानी होते हैं, तो हर लफ्ज़ हर शख्स अपनी मर्ज़ी के मानी निकालेगा और अपनी मर्ज़ी का नज़रिया कायम कर देगा। इसलिए कुरान के साथ सीरतुन नबी ज़रूरी है, ताकि सीरतुन नबी के ज़रिए हमें पता चलेगा कि रसूल अकरम ने कुरान की इस आयत से क्या मानी मुराद लिए, सहाबाए किराम इस आयत से क्या मतलब समझते थे। वरना तो ये कि कुरान हकीम में एक लफ्ज़ों की एक किताब रह जाएगी जिससे हर आदमी अपना मन चाहा नतीजा निकाले। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हम जब छोटे थे हमने कुरान पढ़ा और हमें बड़ा फैमिली की तरफ से था कि हमने कुरान पाक को ख़त्म करना है और हमने टाइमली ख़त्म भी कर दिया, लेकिन उसकी समझ बूझ, उसका जो नज़रिया है वो हमें कभी किसी ने इस तरह नहीं बताया। और टाइम के साथ अब अगर हम इसको निसाब में शामिल कर लें अपने स्कूल की क्लासेस में, तो क्या कहते हैं कि हमें बचपन से इन चीज़ों का पता नहीं चलेगा? बिल्कुल, ये इस तरफ तवज्जो होनी चाहिए थी लेकिन नहीं रही। अब भी इस पर काम किया जा सकता है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे कुरान हकीम की अंडरस्टैंडिंग से पहले ज़रूरी है कि जो आखिरी कुरान हकीम की 10 सूरतें हैं जो इंसान नमाजों में पढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात, सूरह फातिहा और वो मुख्तसर सूरतें जो नमाजों, कम से कम इन सूरतों को समझ लिया बेशक, बिल्कुल ताकि नमाज पढ़ते हुए पता तो चले कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ये कितना, अगर सोचे एक लम्हे के लिए कि हमें पता है कि हम अल्लाह से क्या बात कर रहे हैं, वाकई में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और फिर जब हम बात कर रहे हैं और उसकी समझ हमें आए तो नमाज का मजा हमारा दोबारा हो सकता है। बिल्कुल, तो ये चीज़ आप लोग क्यों इस चीज़ को? इसके लिए मेरा मशवरा तो ये है कि हर काम वो स्कूल और मदरसे के सिलेबस में ये शामिल हो, ये ज़रूरी नहीं है। सही, हमें खुद अपनी ज़ाती तवज्जुहात उस तरफ करनी होंगी। हम खुद अपने तौर पर एक निज़ाम कायम कर सकते हैं कुरान हकीम की अंडरस्टैंडिंग का, और वो ये कि अब बहुत आसानी है। अब आपके पास सोशल मीडिया है, अब आपके पास ऐसी वेबसाइट्स हैं
जहाँ पे सब कुछ लिखा हो, टेक्स्ट फॉर्म में भी, ऑडियो में भी आपके पास तफासिर मौजूद है। मैं तो अपने आप से वादा करता हूँ आज अल्लामा साहब से कि हम जो नमाज में आयतें पढ़ते हैं जी, उनको आज से मैं सुनूंगा और समझूंगा और इंशाल्लाह ताला अपनी नमाज को खूबसूरत दो। उसमें ज्यादा जो लोग कहते हैं ना नमाज में हमारी तवज्जो बढ़ती है, वो इसी वजह से बढ़ती है कि जो हम पढ़ रहे हैं हमें नहीं मालूम क्या पढ़ रहे हैं। समझ ही नहीं। अगर ये मालूम हो कि हम क्या कह रहे हैं तो फिर तवज्जो नहीं बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपका, जो आपने हमें बताया और बहुत कुछ सीखने को मिला हमें, बहुत शुक्रिया। और अफ्तार का भी वक्त अब करीब है और मैं चाहती हूँ कि आप दुआ कर दें ज़रा सबके लिए, और जो देख रहे हैं और हमारे पाकिस्तान के लिए आप दुआ कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन रहीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर। ऐ अल्लाह, ऐ पाक परवरदिगार, तूने माह रमज़ानुल मुबारक अता फरमाया, अशरा रहमत और रहमतों की बरसात। ऐ अल्लाह, ऐ पाक परवरदिगार, हमें अपनी रहमतों से हिस्सा अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारे लिए दीन पर अमल करना आसान फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारे लिए अपने कुर्ब के दरवाजे खोल दे। ऐ पाक परवरदिगार, हर वो चीज़ जो तेरी ज़ात से हमें दूर कर दे, ऐ अल्लाह तू हमें उस शय से दूर फरमा दे। हर वो चीज़ जो तेरे करीब कर दे, अल्लाह हमें उससे करीब फरमा दे। ऐ अल्लाह, जो हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो वो हमें अता फरमा। जिसमें हमारे लिए नुकसान और ज़रर हो उससे हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ पाक परवरदिगार, हमारे मुल्क की खैर फरमा, हमारे मुल्क में खैर बरकतें नाजिल फरमा। अहले पाकिस्तान, आलम इस्लाम, कुल इंसानियत का भला फरमा, कुल इंसानियत की ऐ अल्लाह खैर फरमा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और ख़ास तौर पे मैंने अपने आप से भी ये तहैया किया है कि जो नमाज है, नमाज के जिसको हम पकड़ें उसको समझें और फिर जब अदा करें तो उसकी खूबसूरती जो है वो हमारे दिलों में ठहरेगी। तो जनाब, अब हमारे जाने का टाइम है। दिल तो नहीं चाहता कि ये बेहतरीन महफ़िल को छोड़ें, लेकिन टाइम की भी कुछ कमी होती है। इंशाअल्लाह ताला कल हम दोबारा अपने टाइम पे नए गेस्ट के साथ कुछ और अच्छे टॉपिक्स के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि अपना फ़ीडबैक दें और क्या चाहते हैं देखते हमें बताएं, तो इंशाअल्लाह ताला हम इन चीज़ को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।